जरा सोचो, बिना किसी गलती के सीधे 30 साल की सजा, और ऊपर से देश की सबसे खतरनाक जेल में रोज अपमान और मार। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझकर कुचला, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे खुद एक दरिंदा बना रहे हैं। जो लड़का एक कमजोर सा बच्चा बनकर एकांत कारावास में गया था, वहीं से बाहर निकला तो पूरा जानवर बन चुका था। ठंडा, बेरहम, अड़ेग। चॉपस्टिक को जानलेवा हथियार बनाना हो या नंगे हाथों माफिया के बड़े बड़े बॉस गिरा देना, उसने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, उसने तबाही बनना सीख लिया। तैयार रहो, क्योंकि तोजो का बदला सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये पूरी तबाही मचाने वाला है। हमारी कहानी हमें नरहीरा प्रिजन सेक्टर 4 ले जाती है। जेल का मेस हॉल कैदियों से भरा हुआ है। वहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट तोजो अपनी ट्रे उठाता है, जिसमें देखने में ठीक ठाक खाना है। वो अकेला एक टेबल पर बैठ जाता है और खाने को घूरता रहता है, चेहरे पर सख्त और कहीं न कहीं खाली सा भाव। अचानक न जाने कहां से चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी आती है और उसकी ट्रे से खाना उठा लेती है। तोजो साइड में देखता है, चेहरे पर साफ झुंझलाहट। सामने वाला बदतमीजी से उसे प्रोवोक कर रहा है। तभी एक बुली उसे घूरते हुए आक्रामक लहजे में पूछता है, क्या देख रहा है? दूसरा बड़ा सा टैटूड आदमी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है। घूरने का सिलसिला चलता रहता है। वो दरिंदा जैसे रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। बिना ज्यादा सोचे बुली अकड़ के साथ तोजो के खाने पर थूक देता है और कहता है कि सब कुछ चाट कर खा। चेतावनी देता है कि अगर नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। दोनों अपराधी डरते नहीं, उल्टा पूछते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या उसे मैनर्स नहीं है। फिर वो ब्रूट उसे किलर कह देता है और ये बात सीधे तोजो की नस पर लगती है। तोजो जोर से टेबल पर पैर मारता है और कसम खाता है कि जिन्होंने उसे झूठा फंसाया है वो सब इसका बदला चुकाएंगे। वो बुल्ली पर झपट पड़ता है, उसे वही दर्द महसूस कराना चाहता है जो उसने झेला है। उसके चेहरे पर काबू से बाहर की दरिंदगी झलक रही है। इतने में बड़ा आदमी उसके इस अचानक और हिंसक रिएक्शन से सन्न रह जाता है। फुर्ती से तोजो चॉपस्टिक्स को हथियार बनाता है और सीधे उसके चेहरे पर वार करता है। पल भर में लाल तरल चारों तरफ बिखर जाता है। मेस हॉल की फर्श दागदार हो जाती है। बुली जमीन पर गिर पड़ता है, चॉपस्टिक्स उसकी आंख में धंसी हुई दर्द से चीखता हुआ। फिर सीन 2 हफ्ते पहले पर कट होता है। एक टेबल पर फैंसी खाना पीना सजा है। तोजो एक आलीशान कमरे में है, किसी ऐसे इंसान को देख रहा है जो अभी फ्रेम में नहीं है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिसे वो पसंद करता है, मियो कैर्सवा, और तय करता है कि आज वो उससे अपने दिल की बात कहेगा। मायो अनाउंस करती है कि वो रेस्टरूम जा रही है और माइक किसी दोस्त को पकड़ा देती है, जबकि तोजो उसे देखता रहता है। वो दरवाजे से बाहर जाती है और जाते जाते एक आखिरी नजर उसकी तरफ डालती है। तभी तोजो उठ खड़ा होता है, पूरी तरह तय करके कि आज वो अपने फीलिंग्स बताएगा। वो रेस्टरूम्स की तरफ बढ़ता है, उसे ढूंढने और बात करने के लिए। हॉलवे में उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर भी आगे बढ़ता है। वो उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। मायो पूछती है कि वो इतना सीरियस क्यों लग रहा है। शर्माते हुए तोजो अपने दिल की बात कह देता है। पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी, क्योंकि वो उसे काफी समय से पसंद करता है। लड़की इस अचानक कॉन्फेशन से चौंक जाती है और थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो खुश है, लेकिन अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहती और माफी मांगती है। रिजेक्ट करने के बाद वो बस पीठ फेर कर चली जाती है, तोजो को वहीं छोड़कर। तोजो सन्न रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। वापस टेबल पर वो गुस्से में एक ड्रिंक कैन को पूरी ताकत से मसल देता है। अब टेबल खाली कैंस और बॉटल से भरी है। साफ है कि उसने गम में जमकर पिया है। एक के बाद एक कैन गटकता चला जाता है, उस दर्दनाक रिजेक्शन को भूलने की कोशिश में। पूरी तरह ड्रंक दिखने के बावजूद वो एक और ड्रिंक उठा लेता है। आखिरकार वो टेबल पर ही बेहोश हो जाता है, जबकि उसके दोस्त पार्टी जारी रखते हैं गाते हुए। तो जो पूरी तरह आउट है, बड़बड़ाता है। टेबल पर थोड़ा लार टपक जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अंधेरे कमरे में अकेला पाता है और सोचता है सब कहाँ चले गए। नशे में डगमगाते हुए वो कमरे का दरवाजा खोलता है और हॉलवे में कंफ्यूज्ड नजर डालता है। वहां उसे एक कॉर्डन ऑफ क्राइम सीन दिखता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर अचानक उसे पकड़ लेता है, तो जो पूरी तरह चौंक जाता है। ऑफिसर उसकी पहचान कंफर्म करता है और उस पर बेहद गंभीर और शॉकिंग क्राइम्स का आरोप लगाता है। तो जो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, पूछता है उसने किसे मारा, जबकि ऑफिसर रेडियो पर सस्पेक्ट के पकड़े जाने की रिपोर्ट देता है। तो जो जैसे ही मियो कैर्सवा का नाम सुनता है वही जमसा जाता है। दिमाग उस भयानक सच को समझने की कोशिश करता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। पूरी बेबसी में वो चिल्लाता है, ये नामुमकिन है,
और सीन की कॉशन टेप पार करने की कोशिश करता है। वो टेप को कसकर पकड़ लेता है। अभी यकीन नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है। उसके चेहरे पर खौफ और उलझन साफ झलकती है, जैसे जैसे हालात की गंभीरता उस पर टूट कर गिरती है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी मियों पर पड़ती है, बिल्कुल बेहोश, डरावने हाल में। तो जो सोचता है ये सब झूठ है, कोई भयानक मजाक। सीन बदलकर कोर्टरूम में चला जाता है, जहां जज उसे 30 साल की सजा सुनाता है। पीड़ित के रिश्तेदार गुस्से से उबल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसे सबसे कड़ी सजा क्यों नहीं मिली। सदमे में डूबा तोजो कुछ कर नहीं पाता, बस सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी यहाँ तक कैसे आ पहुंची। उसे मियों की मुस्कुराती हुई झलक दिखती है और वो खुद से पूछता है, क्या ये सब बस एक डरावना नाइटमेयर है? आंखों में आंसू लिए वो टूट कर कहता है कि उसने ये क्राइम नहीं किया। तभी उसका पिता खड़ा होकर उसका बचाव करता है, कहता है उसका बेटा बेगुनाह है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन लड़की की माँ उसे झूठे बहाने देने वाला बताती है और कहती है कि जो उसने किया उसके लिए वो माफी के लायक नहीं। अचानक 3 आदमी उठते हैं और कोर्टरूम के बीचों बीच तोजो के पिता पर टूट पड़ते हैं। वो बेरमी से उन्हें पीटते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और तोजो चीख चीख कर अपने पिता को पुकारता है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रुको प्लीज, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मार खाते हुए भी उसके पिता चिल्लाते हैं कि चिंता मत करना, वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। वापस वर्तमान में सीन हमें प्रिजन की सेल में ले जाता है। अंदर तोजो को इनमेट्स के एक झुंड ने घेर रखा है, जिनका लीडर एक डरावना सा आदमी है। नए कैदी लाइन में खड़े हैं और पुराने लोग नफरत से उन्हें परख रहे हैं। सामान पकड़े एक आदमी तोजो से पूछता है, किस जुर्म में आया है? बड़े टैटूड आदमी की घूरती नजर से तोजो कांप जाता है, ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। तभी पीछे से एक इनमेट उसे मारता है और चिल्लाता है, बॉस को इग्नोर मत कर। आंखों में आंसू लिए तोजो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, सब उसे फंसाने का सेटअप है। लेकिन लीडर यकीन नहीं करता, ठंडी नजर से उसे पास आने को कहता है। तोजो आज्ञा मानता है और सामने खड़ा हो जाता है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। बिना चेतावनी बड़ा आदमी उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वार की ताकत से तोजो पीछे उछलता है और सेल की फर्श पर बुरी तरह गिरता है। आदमी उसे उठाकर पूछता है, क्या वही इस क्राइम के लिए जिम्मेदार है? तोजो फिर इनकार करता है। उसके बार बार इनकार से चिढ़कर लीडर दूसरे को इशारा करता है, एक और लात। हमलावरों में से एक कहता है कि उसे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं और उसे किसी तरह रिएक्ट करने की चुनौती देता है। आखिरकार लीडर ऊब जाता है और हुक्म देता है, इसे बांध दो। वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं। तोजो चिल्लाता है, छूटने की कोशिश करता है, मगर बेकार। रस्सी से उसके हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं। अब वो पूरी तरह बेबस है। एक आदमी सैडिस्टिक मुस्कान के साथ पास आता है और पूछता है, अब भी लगता है रेजिस्ट कर पाओगे? और फिर वो उसके पेट में बेरमी से घूंसा मारता है। दर्द से तोजो तड़प उठता है। मारपीट जारी रहती है। वो दांत भींचकर सब सहता है। इनमेट्स उसे पंचिंग बैग बना लेते हैं, बंधा हुआ, लगातार वार झेलता हुआ। मार के बाद उसे वही लटकता छोड़ दिया जाता है। शरीर नीला पड़ा, जख्मों से भरा और खुद के लाल तरल से सना हुआ। सेल बॉस उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर घसीटता है। तोजो होश खोने की कगार पर है, आंखें आधी बंद। वो उसे धमकाता है, गार्ड से एक शब्द भी बोला तो हालात इससे भी बदतर कर दूंगा। वो दरिंदा चेतावनी दोहराता है, लेकिन तोजो भी उसे घूरता है, आंखों में गहरी नफरत, ऐसी नफरत जो जल रही हो। कुछ देर बाद एक गार्ड उसे हॉलवे में प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। फिर वो टूट देने वाली खबर देता है, उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में थे। साथ ही पूछता है कि और कोई रिश्तेदार है या नहीं, क्योंकि बाहर से पैसों की मदद के बिना यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। गार्ड सवाल पर जोर देता है, लेकिन तोजो सन्न है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आंखों से आंसू बहते हुए वो आखिरकार कहता है कि अब उसका कोई भी जिंदा रिश्तेदार नहीं है। ऑफिसर एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि अब उसे उसके अंजाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरमी से उसे डिसमिस कर देता है। गार्ड्स खाना खाने चले जाते हैं और तोजो को अकेला पूरी तरह बेबस छोड़ देते हैं। सीन फिर मेस हॉल में लौटता है। वही ट्रे, वही खाना जो शुरुआत में था, और फिर से तोजो टेबल पर बैठा है, मगर इस बार उसका चेहरा दर्द से बदल चुका है। एक बुल्ली पास आता है और चॉपस्टिक से उसके खाने का टुकड़ा चुरा लेता है। इस बार तोजो चुपचाप उसे घूरता है, नजर में सुलगती आग, अंधेरी डिटर्मिनेशन। हेंचमैन चिढ़ जाता है, पूछता है क्या देख रहा है, जबकि बॉस दूर से सब देख रहा है। दूसरा अपराधी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है, ये सोचकर कि वो फिर नहीं रिएक्ट करेगा। मगर बॉस उसकी आंखों में आया बदलाव देख लेता है। हवा में तनाव तैरने लगता है। बुली फिर उकसाता है और अपमान के लिए उसके खाने पर थूक देता है।
लेकिन इस बार तोजो ठंडी नजर के साथ खड़ा होता है और कहता है, जो थूका है सब चाट कर खा। अपराधी हंसते हैं, पूछते हैं चेहरे को क्या हो गया, मैनर्स है भी या नहीं। फिर ब्रूट उसे किलर कह देता है और बस अंदर दबी सारी आग फट पड़ती है। तोजो को मियो का रिजेक्शन याद आता है और वो दिन जब से उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। उसे अपने पिता की तस्वीर दिखती है, कोर्टरूम में पिटते हुए, फिर भी चिल्लाते हुए कि वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। उसे याद आता है कैसे इन्हीं इनमेट्स ने उसे सेल में बांधकर पीटा था, कैसे हर पल उसे अपमान झेलना पड़ा। वो खुद से पूछता है, आखिर उसने इतना सब क्यों सहा, इतनी नाइंसाफी क्यों? और फिर वो समझ जाता है उसने पहले ही सब कुछ खो दिया है। अब रोकने जैसा कुछ बचा ही नहीं। ये सोचकर कि अगर वो चला भी गया तो किसी को परवाह नहीं होगी, उसका हाथ गुस्से से कांपता है, चॉपस्टिक्स पर पकड़ कस जाती है। किलर, वो शब्द उसके दिमाग में गूंजता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी अंधेरी मुस्कान उभर आती है। लेकिन वो तय करता है, अभी नहीं, अभी उसका जाना तय नहीं है। अब उसके पास जीने की वजह है। वो जोर से टेबल पर पैर मारता है और कसम खाता है, जिन जिन ने उसे झूठा फंसाया है एक एक से बदला लेगा। वो बुल्ली पर झपट पड़ता है, वादा करता है कि उसे वही दर्द महसूस कराएगा। उसका चेहरा शुद्ध पागलपन और बेकाबू बदले की भूख से टेढ़ा हो जाता है। बड़ा आदमी उसके इस विस्फोटक तेवर से सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। पल भर में तोजो कूदता है और चॉपस्टिक्स को नुकीला हथियार बनाकर हमला कर देता है। वार बिल्कुल सटीक होता है। टक्कर के साथ ही लाल तरल चारों तरफ बिखर जाता है। बुली जमीन पर गिर पड़ता है, चीज उसकी आंख में धंसी हुई, दर्द से चीखता हुआ। वो फर्श पर तड़पता है, चेहरे पर हाथ रखे ऐसी चीख निकालता है जो सीधे रूह तक चीर दे। हेंचमैन घबरा जाता है और अपने बॉस को पुकारते हुए चिल्लाता है, जो दर्द से बिलख रहा है। बिना हिचक तोजो पूरी ताकत से दीवार पर घूंसा मारता है और सब पर चिल्लाता है, दफा हो जाओ। इतने में एक बुल्ली गुस्से से पागल होकर पीछे से उस पर झपटता है। लेकिन तोजो घूमता है, चेहरे पर सैडिस्टिक मुस्कान जैसे और खून के लिए तैयार हो। एक और इनमेट इस हिंसा को देखकर कांप उठता है, डर से ठंडा पसीना बहने लगता है। फिर तोजो चॉपस्टिक्स जमीन पर गिरा देता है और खाली हाथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसी हेंचमैन पर कहर बनकर टूट पड़ता है जिसने पहले सेल में उस पर हाथ उठाया था। पागलपन भरी नजर के साथ वो सोचता है, जब वैसे भी सब खत्म होने वाला है तो इन कमीनों को भी अपने साथ ले जाएगा, और बिना रहम के हमला जारी रखता है। उसके घूंसों की ताकत से सामने वाले का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। लगातार वार झेलने के बाद वो अपराधी पीछे की तरफ गिर पड़ता है, पहले ही बेहोश। तोजो गुस्से की परछाई बन जाता है और बाकी इनमेट्स पर भी टूट पड़ता है। एक और बुल्ली जमीन पर पड़ा है, चेहरा सूजा हुआ, लाल तरल से ढका हुआ। तभी एक हेंचमैन बॉस को बचाने के लिए तोजो को पीछे से खींचने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, बॉस को छोड़, और उसे धक्का देने के लिए घूंसा मारता है। लेकिन उसे झटका लगता है। उसके वारों का तोजो पर कोई असर नहीं। सूनी कांसी नजर के साथ तोजो ऐसा लगता है जैसे लड़ाई के बीच अपनी अक्ल पूरी तरह खो चुका हो। उसी पल प्रिजन गार्ड्स पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एक ऑफिसर तोजो के कंधे से पकड़कर बवाल रोकने की कोशिश करता है। बिना सोचे समझे वो तोजो के चेहरे पर घूंसा मार देता है, लेकिन कोई असर नहीं। तोजो बस सिर घुमाता है, आंखों में जहर भरी नफरत। गार्ड घबरा जाता है, घायल आदमी को इन्फर्मरी ले जाने का हुक्म देता है और बाकी इनमेट्स को धमकाता है। तभी तोजो गुस्से और बेबसी की ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। वो अगले वार को हैरान कर देने वाली फुर्ती से डॉज कर जाता है। ऑफिसर उसके रिएक्शन और स्पीड से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो चिल्लाता है कि ये लड़का दीवार की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और सबको पकड़ने का आदेश देता है। कई गार्ड्स और इनमेट्स मिलकर तोजो को काबू में करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तोजो पूरी ताकत से छटपटाता रहता है, चीखता रहता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश में। सीन इन्फर्मरी में कट होता है। तोजो बेड पर पड़ा है, जैसे जीने की इच्छा ही मर चुकी हो। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं। डॉक्टर गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर के जाते ही एक बूढ़ा जैनिटर दरवाजे पर दिखाई देता है। वो हॉलवे में झाड़ू लगाने लगता है, तोजो के कमरे के पास। फिर वो कहता है, अपनी जिंदगी यूं मत फेंक। तोजो उसे खाली नजर से देखता है, कोई भाव नहीं। बूढ़ा पूछता है, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम कौन साफ करेगा? ये शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। तोजो की आंखें झट से फैल जाती है। वो बेड पर सीधा बैठ जाता है, पूछता है, अभी क्या कहा तुमने? बूढ़ा फिर पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो सच में एक्सीडेंट था? तोजो बेड से उतर आता है, पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो?
जैनिटर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे पेरेंट्स को एलिमिनेट किया गया। गुस्से से पागल होकर तोजो उसका कॉलर पकड़ लेता है। पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? बूढ़ा कहता है, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ होता है। और सीधे पूछता है, क्या तुमने वो क्राइम किया था? तोजो बिना रुके इनकार करता है, साफ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। बूढ़ा नतीजा निकालता है, तो ये सब एक सेटअप था और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। तोजो को बात जंचने लगती है। वो कहता है, शुरुआत से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे वो सीन याद आता है। वो सोचता है असली कल्प्रिट कौन हो सकता है और उसका मोटिव क्या था। गुस्से के आंसू बहते हुए वो दांत भींच लेता है, इतनी सारी नाइंसाफियों को याद करके। नई आग, नया मकसद उसके अंदर जल उठता है। वो चिल्लाता है, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक अपने पेरेंट्स का बदला न ले लूं। जैनिटर तोजो की आंखों में आई नई आग देखकर संतुष्ट सी मुस्कान देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। इस हालत में वो कुछ नहीं कर पाएगा और गुरिकी उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। तोजो शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसके पास जिंदा रहने का एक तरीका है। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर बूढ़ा आदमी प्रभावित हो जाता है। कहता है, उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया। फिर वो एक प्रस्ताव रखता है, अगर तोजो गुरिकी से बच गया तो वो उसे थोड़ी सी मदद कर सकता है। शरारती सी नजर के साथ वो अपना असली इरादा बताता है। वो इस प्रिजन से भागना चाहता है। ये शॉकिंग बात कहकर बूढ़ा कमरे से बाहर मुड़ता है। जाने से पहले वो टेबल पर रखी एक किताब की तरफ इशारा करता है, फुर्सत मिले तो पढ़ना। तो जो किताब उठाता है, जबकि जैनिटर हॉलवे में दूर होता जाता है। कवर देखकर वो समझ जाता है किताब ह्यूमन एनाटॉमी पर है, खासकर शरीर के वीक पॉइंट्स पर। तो जो पूछता है, तुम हो कौन? बूढ़ा पलटकर कहता है, नाम सिचिया है, लेकिन तुम मुझे बस ओल्ड टाइमर कहो। और वो चला जाता है। उसी पल एक गार्ड गुस्से से तमतमाया इन्फर्मरी में घुस आता है। वो चिल्लाता है, इतनी शांति से किताब पढ़ रहा है? कहता है, तेरी वजह से यहाँ जिंदगी नर्क बन गई है। फिर हुक्म देता है, उठ, तुझे 1 महीने के लिए सॉलिटरी भेज रहा हूँ, दिमाग ठंडा करने। वो तोजो को जोर से सेल में धकेल देता है और ताना मारता है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो वहां अकेले कर लेना। सॉलिटरी की पूरी अंधेरी कोठरी में तोजो अकेला रह जाता है, बस एक छोटे से विंडो से आती हल्की रोशनी। किताब को पकड़े हुए वो सोचता है, अब वो अंधेरे के आगे झुकना नहीं चाहता। आंखों में नफरत और इरादे की आग के साथ वो खुद से कसम खाता है, बदला जरूर लेगा। 15 दिन बाद सेल के दरवाजे में चाबी घूमती है। वही गार्ड दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, टाइम हो गया, अगर जिंदा है तो बाहर आ। लेकिन अंदर झांकते ही वो सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। अंधेरे से तोजो की परछाई बाहर निकलती है। अब उसका शरीर बेहद मस्कुलर, पूरी तरह डिफाइंड और रिप्ड है। गार्ड हकलाते हुए पूछता है, अंदर क्या कर रहा था? तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कुछ खास नहीं। फिर एक खौफनाक मुस्कान के साथ जोड़ता है, बस अपने गुनाहों पर सोच रहा था। सीन प्रिजन यार्ड में कट होता है। कई इनमेट्स काम कर रहे हैं। तोजो मजबूत, भरोसेमंद कदमों से यार्ड पार करता है, पोस्चर पूरी तरह बदला हुआ। दूर से गुरिकी का एक हेंचमैन उसे देख लेता है। हैरानी से वो बाकियों को चिल्लाकर बताता है, शातिर मुस्कान के साथ, देखो, तोजो वापस आ गया। लोहे की छड़ों से लैस कई अपराधी उसे घेर लेते हैं, हमले के लिए तैयार। लेकिन तोजो जरा भी नहीं घबराता। उसके होठों पर वही डरावनी, कॉन्फिडेंट मुस्कान। तभी गैंग लीडर गेरिकी सामने आता है। कहता है, सिर्फ तेरे लिए हॉस्पिटल से जल्दी निकला हूं। अपने चेहरे के स्कार की तरफ इशारा करता है और कसम खाता है, तेरा हिसाब 100 गुना चुकाऊंगा। फिर वो हुक्म देता है, जो भी है सब झोंक दो इस पर। इनमेट्स झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ते हैं, नंबर्स के दम पर गिराने की कोशिश। तोजो लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है, चेहरा गंभीर, फोकस्ड। हैरान कर देने वाली स्पीड के साथ वो वार डॉज करता है और सटीक एल्बो स्ट्राइक से हमलावरों को गिराने लगता है। गोरिकी ये सब देखकर सन्न रह जाता है। फिर अपने आदमियों पर चिल्लाता है, अगर इसे नहीं हराया तो अंजाम बुरा होगा। तोजो गुस्से में दांत भींचता है और भी ज्यादा बेरमी से लड़ता रहता है। वो जोरदार वॉर क्राई निकालता है, जैसे बाकी पूरी गैंग को ललकार रहा हो। जमीन पर जोर से पैर पटकता है और चारों तरफ घिरे बुल्लीज की तरफ टूट पड़ता है। एक धुंध की तरह वो दुश्मनों के बीच घूमता है, तेज, क्रूर वारों से कईयों को गिरा देता है। ये सब देखकर गैंग लीडर का खून खौल उठता है और वो खुद लड़ाई में कूद पड़ता है। लेकिन तोजो उसका पंच बीच में ही रोक लेता है और उसी मोमेंटम से कई आयरन रिबार्स पकड़ लेता है। आंखों में जहर भरी नफरत लिए वो चिल्लाता है, अब हमेशा के लिए दूर हो जा। फिर वो उस भारी भरकम दरिंदे को उठाता है और पूरी ताकत से आयरन रिबार्स पर पटक देता है। गुरिकी दर्द से तड़पती चीख निकालता है।
जब उसका शरीर लोहे की छड़ों से टकराता है। छत पर खड़े बाकी गैंग मेंबर्स ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं और अपने बॉस को पुकारते हैं। ऊपर से ही तोजो पूरी ताकत से गेरिकी को प्रिजन यार्ड में नीचे फेंक देता है, फिर खुद भी छत से कूदता है और सीधे उस ब्रूड पर आकर गिरता है, काम हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। जमीन पर पड़े हुए वो उन सबको याद करता है जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे झूठा फंसाया। नफरत से भरी नजर के साथ वो खुद से कसम खाता है एक एक को कुचल देगा। लेकिन तभी गार्ड्स और दूसरे इनमेट्स दौड़कर बीच में आ जाते हैं। एक ऑफिसर चिल्लाता है, रुक जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो चेतावनी देता है, अगर तूने इसे मार दिया तो तुझे सबसे बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही तोजो रुक जाता है। उसे एहसास होता है बदला लिए बिना वो जा नहीं सकता। गुस्से से दांत पीसते हुए वो आखिरी बार रोक लेता है। गुस्से की दहाड़ के साथ वो खड़ा होता है, जबकि बाकी इनमेट्स उसे डर से देखते रहते हैं। इस घटना के बाद उसकी सजा में और 20 साल जोड़ दिए जाते हैं और प्रिजन में उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बदल जाती है। इन्फर्मरी में वो अपने जख्मों से उबरता है और एनाटॉमी वाली किताब पढ़ना जारी रखता है। गार्ड उसे बताता है कि गोरिकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। ऑफिसर पूछता है, जख्म ठीक है? तोजो बस कहता है वो अपनी सेल में वापस जा रहा है। तोजो समझ जाता है अब कोई भी उस पागल से उलझना नहीं चाहता जिसे अपनी मौत का भी डर नहीं। वो बेड से उठता है और हॉलवे में चलता है। उसके चारों तरफ खतरे की नई ऑरा फैल चुकी है। हॉलवे में उसकी मुलाकात फिर से उस बूढ़े जैनिटर से होती है। वो मुस्कुराकर उसे देखता है। तोजो कहता है, मैं बच गया, और उसे ओल्ड टाइमर का वादा याद दिलाता है। बूढ़ा हंसता है, कहता है, मदद तो करेगा, लेकिन उसके लिए तोजो को एक मौका बनाना होगा। तोजो पूछता है, एस्केप प्लान के लिए मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा शरारती मुस्कान के साथ झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है, पूरी प्रिजन में एक बड़ा बवाल खड़ा करना होगा। तोजो पूछता है, उसके बाद? और क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकता है? सिचिया बताता है, किचन में सीवर ग्रेट बहुत समय से ढीली है। अगर जबरदस्त हंगामा हुआ तो उसी मौके में सीवर के रास्ते भाग सकते हैं। वो कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख ले। लेकिन तोजो सिर हिलाता है, उसे देखने की जरूरत नहीं। वो कहता है, इस जगह से निकलने के लिए वो कुछ भी करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वो ओल्ड टाइमर से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ समय बाद एक गार्ड उसे वापस उसकी पुरानी सेल में ले जाता है। वहां पहुंचते ही गुरिकी के पुराने हेंचमैन उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर है। गार्ड सेल को लॉक करता है और तोजो सामने खड़े बाकी इनमेट्स को ऐसी डरावनी नजर से देखता है कि माहौल जम जाता है। होठों पर शैतानी मुस्कान के साथ वो ललकारता है, अगर गुरिकी का बदला लेना है तो एक कदम आगे बढ़कर दिखाओ। लेकिन बुल्लीज घबरा जाते हैं। घबराहट में कहते हैं, सब एक गलतफहमी थी, हमें तो अपना पुराना बॉस वैसे भी नफरत था। फिर पल भर में पलटी मारते हैं, चापलूसी शुरू। कहते हैं, अब तो तुम ही हमारे बॉस हो। सब सहमति में सिर हिलाते हैं और सेल में तोजो का नाम गूंजने लगता है नए लीडर के रूप में। और इसी के साथ तोजो सेल पर पूरा गुब्जात जमा लेता है, चेहरे पर शुद्ध दबदबे की झलक। सीन मेस हॉल में शिफ्ट होता है। तोजो शांति से खाना खा रहा है। एक इनमेट अपनी ट्रे से मीट उठाकर नए बॉस को ऑफर करता है। मुस्कुराते हुए वो मीट तोजो की ट्रे में रख देता है, लिस्ट के तौर पर। फिर बाकी अपराधी भी जुड़ जाते हैं, अपनी अपनी सबसे अच्छी चीजें देने लगते हैं। तोजो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है, इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकता। दूसरी टेबल पर कुछ इनमेट्स बात कर रहे हैं, कैसे गुरिकी उस न्यू कमर से पिट गया और अब जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहेगा। एक दाढ़ी वाला ब्रूट बड़बड़ाता है, नया लीडर अब तक उसे रिस्पेक्ट देने क्यों नहीं आया। उसका हेंचमैन उसे शांत करता है, कहता है वो लड़के से बात करेगा और उसे उनकी साइड में ले आएगा। वो ये भी दावा करता है कि न्यू कमर की मदद से पूरा ब्लॉक उसके बॉस ह्यूमन का हो जाएगा। तभी एक हाथ जोर से लकड़ी की टेबल पर पटकता है। बिग बॉस के हेंचमैन में से एक तोजो के पास आता है और पूछता है, क्या वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे? वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है, अब तक बॉस यूमी सैन से मिलने क्यों नहीं गया? तोजो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? उसके नए फॉलोअर्स में से एक डरते हुए फुसफुसाता है, सावधान रहो, यूमी सैन बहुत खतरनाक है। तोजो मेस हॉल के दूसरे सिरे की तरफ देखता है। वहां वो तथाकथित बिग बॉस दूर से उसे घूर रहा है। दूर से यूमी सैन का एक आदमी दूसरे से कहता है, नए लड़के को मैनर्स सिखा दो। हेंचमैन टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाता है, यहाँ रूल्स है और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन तोजो एक सेकंड भी नहीं गंवाता, सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है। लाल तरल चारों तरफ उड़ जाता है। तोजो उसे ठंडी नजर से देखता रहता है। यूमी सैन और उसके बाकी हेंचमैन सन्न रह जाते हैं।
तोजो के नए फॉलोअर्स भी दंग, मुंह खुले के खुले। वो आदमी पंच से उछलकर पीछे गिरता है और चिल्लाता है, बॉस मदद करो। गुस्से से भरा ब्रूट खड़ा होता है, टेबल पटकता है और तोजो को गाली देता है। सीन में घायल हेंचमैन जमीन पर पड़ा है और तोजो सीधे बिग बॉस को चुनौती भरी नजर से देख रहा है। यूमी सैंग के लोग फुसफुसाते हैं, ये सच में हो रहा है क्या? बिग बॉस का चेहरा शुद्ध नफरत और गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। उसके बाकी आदमी चुप हो जाते हैं। एक तो हैरानी में मुंह तक ढक लेता है। जमीन पर पड़ा आदमी चीखता है, वो तोजो को खत्म कर देगा। लेकिन तोजो बिना डर दिखाए सीधे उस विशाल यूमी सैंग की तरफ मुड़ता है। ब्रूट कहता है, पूरी जिंदगी में उसने इतना घमंडी न्यूकमर नहीं देखा। तोजो जवाब देता है, तो आज देख लिया। तभी एक गार्ड आकर चिल्लाता है, सब लोग तुरंत अपने खाने पर लौटो। बिग बॉस गुस्से में बड़बड़ाता है, धमकी देता है कि तोजो को इसका बहुत भारी पछतावा होगा। वो पलटता है और अगले दिन के ब्रेक टाइम के लिए हिसाब बराबर करने का ऐलान करता है। पिटा हुआ हेंचमैन फर्श पर पड़ा रोता है, बॉस को पुकारता है जिसने उसे वही छोड़ दिया। तोजो के एक नए साथी उसे चेतावनी देते हैं, कल वो पूरी ताकत से आएंगे। लेकिन तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कायर है, और जोड़ता है, एक साथ सबको निपटा देंगे। बाकी इनमेट्स अपने नए लीडर की बेखौफ कॉन्फिडेंस देखकर डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें। तभी तोजो का एक फॉलोअर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखों में नया जोश। वो बॉस से माफी मांगता है कि वो डर गया था और वफादारी दिखाने के लिए सिर झुका देता है। फिर खड़ा होकर चिल्लाता है, कल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी इनमेट्स भी जोश में आ जाते हैं, मुट्ठियां हवा में उठती हैं। लेकिन तोजो शांत रहता है, गंभीर और स्थिर। रात के वक्त तोजो उठता है और एक सोते हुए सेलमेट से कंबल उठा लेता है। अपने हाथों से वो कपड़े को कसकर मरोड़ने लगता है, धीरे धीरे उसे रस्सी जैसा बना देता है। उस रात वो कंबल को पूरी तरह मरोड़कर एक देसी हथियार बना लेता है। अगले दिन ब्रेक टाइम में प्रिजन यार्ड दिखता है। इनमेट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे हैं। 2 गार्ड्स कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि कोई बवाल ना हो। तभी एक इनमेट आता है और एक ऑफिसर को अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स ऑफर करता है। दोनों गार्ड्स लालच में आकर मान जाते हैं और स्मोक के लिए दूर हट जाते हैं। यूमी सैन और उसके हेंचमैन ये सब देख लेते हैं। गार्ड्स कन्वीनियंटली डिस्ट्रैक्टेड। उधर तोजो की गैंग छत पर बैठी सही मौके का इंतजार कर रही है। एक फॉलोअर आकर बॉस को बताता है, दुश्मन मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए हैं। तोजो होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान लाता है, वो पूरी तरह रेडी है। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है, कहता है, आज सब अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ। दोनों गैंग्स एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ती है। प्रिजन यार्ड में जबरदस्त दंगा शुरू हो जाता है। तोजो के एक साथी का जोरदार पंच यूमी सैन के हेंचमैन के चेहरे पर लगता है। वो बुरी तरह पिटता है, चेहरा लाल तरल से भर जाता है। एक और फॉलोअर भी कूद पड़ता है और दूसरे दुश्मन को तबाह कर देता है। एक राइवल पीछे देखता है, गार्ड्स अब भी दूर है, मदद नहीं आने वाली। आखिर एक गार्ड लड़ाई देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, फिर से बवाल शुरू हो गया। लड़ाई जारी रहती है और तोजो की गैंग पूरी तरह यूमी सैन के लोगों पर हावी हो जाती है। गार्ड्स दौड़ते हैं, विसल्स बजाते हैं, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। उसी अफरातफरी में एक गार्ड यूमी सैन की पीठ पर मारता है। ब्रूट दर्द और हैरानी से दांत भींच लेता है, इतना तगड़ा हमला उसने सोचा नहीं था। हंगामे के बीच एक गार्ड बैटन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनमेट उसे रोक लेता है। ऑफिसर चिल्लाता है, ये रूल्स का वायलेशन है। सिक्योरिटी टीम को बुलाने का हुक्म देता है। यार्ड की जमीन लाल तरल से भरने लगती है, चारों तरफ अराजकता। तभी तोजो का एक फॉलोअर घबराकर इधर उधर देखता है। उसे एहसास होता है बॉस गायब है। वो सोचता है, कहाँ चला गया? इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर तोजो चुपचाप एक बिल्डिंग के अंदर निकल जाता है। अंदर ओल्ड टाइमर उसका इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराकर कहता है, शानदार काम, अब हम निकल सकते हैं। चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए बूढ़ा उसे बिना वक्त गवाए अपने पीछे आने को कहता है। दोनों तेज कदमों से हॉलवे में चलते हैं, प्लान्ड एस्केप राउट की तरफ। वो किचन पहुंचते हैं। ओल्ड टाइमर ठीक उसी सीवर ग्रेट के सामने रुकता है जिसका उसने जिक्र किया था। बिना ज्यादा मेहनत के वो भारी लोहे की जाली उठा देता है। नीचे रास्ता खुल जाता है। वो तोजो की तरफ देखता है, आंखों में कामयाबी की चमक, जैसे कह रहा हो प्लान काम कर रहा है। तोजो उस रास्ते को घूरता है, चेहरे पर सख्त और अटल इरादा। ओल्ड टाइमर एक औजार निकालकर ग्रेट को और ढीला करता है, जबकि तोजो इशारे का इंतजार करता है। अंधेरी गंदी सीवर खुल जाती है, उनकी लंबे समय से इंतजार की गई आजादी का रास्ता। उनमें से एक सबसे पहले गंदे पानी में उतरता है और अंधेरे में सफर शुरू हो जाता है। ओल्ड टाइमर चेतावनी देता है, बदबू बहुत भयानक है, लेकिन थोड़ी देर सहना पड़ेगा। तोजो नाक ढक लेता है,
उस असहनीय बदबू को झेलने की कोशिश में। अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ते हुए कई चूहे उनके पास से भागते हैं। पूरी सीवर चूहों से भरी पड़ी है। नफरत पैदा करने वाला मंजर। थोड़ी देर बाद ओल्ड टाइमर बताता है, मंजिल आ गई। वे एक बड़े लोहे के ग्रेट तक पहुंचते हैं। यही आखिरी एग्जिट लगता है। तो जो पूछता है, अब बाहर कैसे निकलेंगे? बूढ़ा कहता है, आराम करो, सब इंतजाम पहले से है। वो बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और एक आयरन बार पहले ही ढीली कर चुका है। फिर तोजो से कहता है, जोर लगाकर बार को धक्का दे। तोजो आगे बढ़ता है और थोड़ी मेहनत में बार उखाड़ देता है। रास्ता खुल जाता है। आजादी सामने है। लेकिन बाहर निकलते ही धोखा। ओल्ड टाइमर शैतानी मुस्कान के साथ एक नुकीली चीज तोजो की छाती में घूम देता है। वो कहता है, तुम्हारा मिशन यही खत्म। आज तुम्हारी गौन होने की ख्वाहिश पूरी करता हूं। वार से तोजो लड़खड़ाता है, पीछे गिरता है, तेज दर्द से कराहता हुआ। बूढ़ा मुड़कर जाने लगता है, उसे वही छोड़कर। लेकिन तोजो आखिरी ताकत से उसका पैर पकड़ लेता है। धोखेबाज चौंक जाता है, ये अभी जिंदा कैसे? तोजो कहता है, मुझे अजीब लगा था कि एक अजनबी यूं मदद क्यों करेगा। वो बताता है, एहतियात के लिए उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छिपा रखी थी। और दिखाता है, वो वार उसकी छाती तक पहुंचा ही नहीं, सिर्फ उस किताब में धनसा जो उसने अंदर छिपा रखी थी। ओल्ड टाइमर उसकी अक्ल की तारीफ करता है। तो जो ठंडे लहजे में कहता है, अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। बूढ़ा याद दिलाता है, लड़ना तो मैंने ही सिखाया था, और उसे सामने आने की चुनौती देता है। एक पल भी जाया किए बिना तो जो झपटता है, जोरदार घूंसा। ओल्ड टाइमर ब्लेड कसकर पकड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार। वो कहता है, जीतने का बस एक मौका है, हारा तो तुम्हारी किस्मत। तो जो ताने से नहीं हिलता, आंखों में पक्का इरादा। फुर्ती से वो मरोड़ा हुआ भीगा कंबल दुश्मन पर फेंकता है। ध्यान भटकते ही सीधा तबाही मचाने वाला पंच बूढ़े के चेहरे पर। ओल्ड टाइमर दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है, चेहरा हाथों से ढक लेता है। तभी उसे एहसास होता है, ये लाइम है। वो चिल्लाता है, ये सब कब तैयार किया? तो जो बताता है, ब्लेड और एसिड के बारे में उसे पहले से पता था, किसी ने प्लान लीक कर दिया था। अंधासा होता हुआ भी धोखेबाज गुस्से में उठता है, कसम खाता है कि तोजो को साथ लेकर डूबेगा। लेकिन तोजो एक वायल दिखाता है, पूछता है, यही ढूंढ रहे हो? फ्लैशबैक में दिखता है, तोजो ने एसिड वाली वायल चुपचाप पानी से बदल दी थी। बूढ़े का चेहरा सदमे और शुद्ध गुस्से से विकृत हो जाता है। गुस्से में वो ब्लेड से झपटता है, लेकिन तोजो आसानी से डॉज कर जाता है। फिर सटीक काउंटर, ठुडी पर करारा पंच, और अंत में एक ताकतवर किक। धोखेबाज हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। कहानी वही खत्म। जमीन पर पड़ा हारा हुआ बूढ़ा मान लेता है कि उसने तोजो को कम आंक कर बहुत बड़ी गलती की। तोजो ब्लेड उठाता है और ठंडे लहजे में कहता है, वो उसके साथ वही गलती दोबारा नहीं करेगा। ओल्ड टाइमर कराहते हुए कहता है, अफसोस है कि उसे तुम जैसे लड़के से हारना पड़ा। बिना एक पल रुके तोजो आखिरी वार करता है। सब कुछ एक ही झटके में खत्म। पक्का करने के लिए वो एसिड की वायल उठाता है और ओल्ड टाइमर के शरीर पर उड़ेल देता है। फिर वो उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने उसे एक कदम और मजबूत बना दिया। अब पूरी तरह आजाद तो जो कच्ची सड़क पर चलता है, पीछे शहर की स्काईलाइन। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, पहली बार असली आजादी को महसूस करता हुआ। फिर वो मांस के टुकड़े अपनी पीठ पर देसी पट्टी लाड़ू पैकेट फेंकता है। आजाद और नए मकसद के साथ वो खुद से कहता है, अब बदले का वक्त है। सीन एक डाइनर में शिफ्ट होता है, जहां कुछ प्रिजन गार्ड्स खाना खा रहे हैं। ओनर कहता है, अब तक उस एस्केपी को पकड़ा नहीं गया। एक गार्ड कंफर्म करता है, उसे लगा था 2 लोग भागे थे, एक नहीं। ओनर बताता है, युवक को बिना जान के पाया गया और बूढ़ा गायब है। एक ऑफिसर मुस्कुराकर कहता है, ओल्ड टाइमर कोई आम आदमी नहीं था। वो एक प्रिजनर की यूनिफॉर्म से आइडेंटिफिकेशन टैग फाड़ देता है। गार्ड की इमेजिनेशन में सीन चलता है, तो जो एसिड बूढ़े के शरीर पर डाल रहा है। ओनर कहता है, लड़के की मौत भी किसी तरह ट्रेजिक ही थी। ऑफिसर ठंडेपन से बोलता है, उसे यही मिलना चाहिए था। उसने भयानक और माफ न किए जा सकने वाले क्राइम्स किए थे। तभी दूसरा गार्ड चौंकाने वाली बात बताता है, लड़के के पेरेंट्स ने उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए ऑटोप्सी रिपोर्ट चुराई थी। ऑफिसर सन्न रह जाता है, कहानी के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे समझ आता है, पेरेंट्स को इसलिए एलिमिनेट किया गया ताकि सच कभी बाहर ना आए। उसी डायनर में कैप पहना एक आदमी उठता है। लगता है सब सुन चुका है। एक गार्ड उसे टोकता है। वो आदमी धीरे से मुड़ता है। वो तोजो है। ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाता, बस गंभीर और शक भरी नजर से देखता है। वो चेतावनी देता है, ज्यादा इधर उधर मत घूमना, शहर में एक खतरनाक फ्यूजिटिव खुला घूम रहा है। तोजो शांति से कहता है, समझ गया।
कहीं और एक अच्छे कपड़ों में आदमी सीटी बजाता हुआ सड़क पर चल रहा है। डिस्गाइज में तोजो उसे दूर से देखता है और बिना दिखे उसका पीछा करने लगता है। आदमी सोच रहा है घर जाकर क्या खाएगा। तभी पीछे से ब्लेड उसकी गर्दन से लग जाता है। वो घबरा जाता है, कहता है उसके पास पैसे नहीं, वो सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। तोजो फुसफुसाता है, चुप रहे और ईमानदारी से जवाब दे। वो पूछता है, गक्यू तोजो को फंसाने का हुक्म किसने दिया? आदमी सन्न रह जाता है। तोजो पूछता है, तू भी से क्या मतलब था? आदमी साफ नर्वस हो जाता है। वो चिल्लाता है, दूर रहो, इसमें मत पड़ो, और धमकी देता है। तोजो को फ्लैशबैक आता है, उसका दोस्त यूजी। वो सोचता है, क्या वो भी उसकी वजह से मारा गया? एक पल भी नहीं सोचता, वो पूरी ताकत से ब्लेड आदमी की टांग में घूम देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। तोजो अपनी कैप उतारता है, आंखों में अंधेरा सुलग रहा है। यूजी के साथ ये किसने किया? आदमी आखिरकार अपने हमलावर को पहचान लेता है और डर से कांपते हुए पूछता है, क्या तुम तोजो हो? तोजो सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सीधा पूछता है, कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए तुझे किसने मजबूर किया था? आदमी बोलने से मना कर देता है, कहता है मास्टरमाइंड ऐसा इंसान है जिसे वो कभी हरा नहीं सकता। उसकी जिद देखकर तोजो भड़क उठता है और उसे घूंसों की बौछार से पीटना शुरू कर देता है। ब्लेड उसकी गर्दन से सटाकर तोजो आखिरी मौका देता है, सच बता दे। डर के मारे आदमी टूट जाता है, कहता है उसे मास्टरमाइंड का नाम नहीं पता, लेकिन रेमानो ने उसे पैसे दिए थे। ये नाम सुनकर तोजो चौंक जाता है। वो सोचता है, रेमानो, उसे याद आता है वो मायो की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब उसे सब कुछ पता होगा। गुस्से और नफरत से भरा तोजो चिल्लाता है, वो लड़की कहाँ मिलेगी? आदमी जान की भीख मांगता है और बताता है वो ग्रैंडिया नाइट क्लब में हॉस्टेस है। वो गिड़गिड़ाता है, कहता है उसने सब बता दिया, उसे धमकाया गया था, छोड़ दो, वो आगे भी कोऑपरेट करेगा। लेकिन तोजो सुनता नहीं। वो आदमी का मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला न सके। ठंडी नजर से कहता है, फिक्र मत कर, अभी तुझे खत्म नहीं कर रहा। और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे पास के एक कुएं में धकेल देता है। ऊपर से चेतावनी देता है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तू यही सड़ता रहेगा। भूखा फिर बिना पीछे देखे मुड़ जाता है। कुएं के तल में पड़ा आदमी अंधेरे में कांपता रहता है, अपने भयानक और अनजान अंजाम से डरा हुआ। तोजो आगे बढ़ जाता है, बदले की राह पर। कुछ दूर छिपकर वो एक आदमी को देखता है, पूरी तरह पट्टियों में लिपटा, अलाव के पास बैठा। वो बुदबुदाता है, कोई चला गया, और वो बदला भी नहीं ले पाया। तोजो की आंखें सख्त हो जाती है। वो पहचान लेता है, ये उसका पुराना दोस्त युगजी है। फ्लैशबैक में दिखता है, युगजी हमेशा मजबूत था, कमजोरों के लिए खड़ा होने वाला। वो छोटे तोजो को ढांढस देता है, कहता है कोई भी उसे अब परेशान नहीं करेगा। फिर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और कसम खाता है वो सच ढूंढेगा, अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करेगा। चीखने के बाद थकान से वही अलाव के पास बेहोश हो जाता है। वर्तमान में तोजो सोचता है वो अब अपने दोस्त को और इसमें नहीं घसीटेगा, ये कर्ज वो अकेले चुकाएगा। वो सीधे ग्रैंडिया नाइट क्लब की तरफ जाता है, रेमानो को ढूंढने। वहां वो देखता है एक ब्रूट एक लड़की के साथ बाहर निकल रहा है। वो रेमानो लगती है। लड़की गुड बाय कहती है, रात के लिए धन्यवाद देती है, नेक्स्ट टाइम का वादा करती है। फिर घड़ी देखती है, खुद से कहती है अब निकलने का वक्त है। तो जो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। अंधेरी शहर की गलियों में वो ब्लेड निकालता है, सवालों के जवाब लेने को तैयार। अचानक उसके बैग से आवाज आती है। तो जो चौकन्ना हो जाता है, सोचता है पकड़ा गया। लेकिन लड़की फोन उठाती है, कहती है वो काम से निकल चुकी है और यूजुअल स्पॉट पर जा रही है। तो जो उसका पीछा जारी रखता है मीटिंग प्लेस जानने के लिए। वो एक जगह में दाखिल होती है, नेट पैराडाइज। तो जो दूर से सब देखता है। वो सोचता है ये जगह किसी क्रिमिनल हेरोडोकिमी की है, शायद वही मिलने आई है। वो एक कैन मसल देता है, समझ जाता है कागमी भी जल्द आने वाला है, ये उसका इकलौता मौका है। वो अंदर जाता है। लड़की उसे किसी और समझ लेती है और चिढ़कर कहती है इतनी देर क्यों लगाई। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है डर जाती है, पूछती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। शांति से तोजो एक सोडा कैन उठाकर दिखाता है और कहता है बस ड्रिंक डिलीवर करने आया हूं। लड़की बिना शक किए कैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसी पल तोजो मौका पकड़ लेता है, पूरी ताकत से उसकी कलाई दबोच लेता है। एक झटके में उसे जकड़ लेता है और ब्लेड उसकी गर्दन से सटा देता है। ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, एक आवाज भी मत निकालना। सख्त नजर से वो पूछता है पहचानते हो मुझे। लड़की पूरी तरह हिल जाती है, हकलाते हुए उसका नाम लेती है तोजो, और पूछती है तुम जिंदा कैसे हो। वो पूछता है तुमने मुझे क्यों फंसाया। लड़की इनकार करती है, कहती है
क्या सच में तुम्हें लगता है ये मेरा काम था? वो समझाती है, ऐसा सेटअप बहुत महंगा पड़ता है, और अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो यहाँ काम नहीं कर रही होती। तो जो गंभीर होकर पूछता है, तो असली मास्टरमाइंड कौन था? अमानो उसे चेतावनी देती है, बेहतर है तुम न जानो, वो आदमी अनटचेबल है, भाग जाओ। लेकिन तोजो ब्लेड और दबा देता है। गर्दन पर हल्की सी कट लग जाती है। पागल सी नजर के साथ वो आखिरी मौका देता है, बोलो, वरना इससे भी बुरा होगा। डर के मारे वो टूट जाती है। बताती है, मास्टरमाइंड कोकोशा था। तोजो चौंक जाता है। उसके दिमाग में सफेद बालों वाला आदमी उभर आता है। वो सोचता है, वही क्यों? लड़की अंदर की तरफ इशारा करती है, कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। अमानो कहती है, मैंने जो पता था सब बता दिया, अब गहराई में मत जाओ, बस चले जाओ। लेकिन तोजो ठंडेपन से कहता है, मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे, अब मेरे पास जीने की वजह है। वो उसे छोड़ देता है और शांत लहजे में कहता है, कभी ड्रिंक पर मिलेंगे। लड़की मुड़ती है, जैसे सहमत हो, और एक कागज पर कुछ लिखती है। लेकिन तोजो कहता है, मेरे लिए अब सिर्फ बदला बचा है, तुम तय करो, मेरे साथ हो या खिलाफ। वो कागज उसे थमा देती है, कहती है, बाद में सब समझाएगी, बस अभी जल्दी निकल जाओ। तोजो कागज देखता है, उस पर फोन नंबर लिखा है। वो कहता है, कल कॉल करेगा, लेकिन चेतावनी देता है, अगर धोखा दिया तो रहम नहीं करेगा। उसी पल हॉलवे में कोकी योशिदा अपने हेंचमैन के साथ दिखाई देता है। वो ग्रुप तोजो की तरफ बढ़ता है। तोजो गुलाबी सूट वाले आदमी को गंभीर फोकस्ड नजर से देखता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे सरकती है। टकराव तय है। दोनों हॉलवे के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तनाव से भरा पल। योशिदा उसे घूरता है, सोचता है, ये चेहरा कहीं देखा है। बाद में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ तोजो उस मनहूस रात को याद करता है। फ्लैशबैक में वो देखता है, योशिदा और मायो कैरिक बार में साथ बैठकर पी रहे थे। उसे याद आता है, अमानो और मायो साथ गा रही थी और वो दूर से सब देख रहा था। खुद को भी याद करता है, नशे में टेबल पर बेहोश पड़ा हुआ। फिर वो दृश्य उभरता है, योशिदा और मायो हाथों में हाथ डाले बाहर जा रहे हैं और वो नशे में था। आंखों में आंसू लिए वो सोचता है, उस घटिया ने उससे सब कुछ क्यों छीन लिया? मुट्ठी भींचकर नफरत से भरा तोजो पूरी ताकत से चिल्लाता है, योशिदा। अगले दिन वो एक पे फोन से जरूरी कॉल करता है। वो उसी शाम नदी के पास वाले पार्क में मीटिंग तय करता है। दूसरी तरफ से लड़की हामी भरती है। लगता है हालात समझ रही है। अमानो एक आदमी के साथ काउच पर बैठकर गा रही है, दिखावे के लिए। उस रात लड़की मीटिंग स्पॉट पर पहुंचती है और अकेले तोजो का इंतजार करती है। अचानक तोजो उसके पीछे प्रकट होता है। चेहरे पर सख्त, अटल इरादा। बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करता है, मेरे पेरेंट्स कैसे मरे? लड़की सच बताती है। उसके पेरेंट्स को ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई थी और वो नया ट्रायल शुरू करने वाले थे। लेकिन योशिदा सच बाहर आने से डर गया और एक स्टेज्ड एक्सीडेंट में दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। तोजो के दिमाग में अपने पेरेंट्स की बेजान तस्वीर उभर आती है। सीने में दर्द और नफरत एक साथ फट पड़ते हैं। आंखों में आंसू लिए लड़की माफी मांगती है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए। गुस्से में तोजो उसे धक्का देता है, चिल्लाता है, अब माफी का कोई मतलब नहीं। वो कहती है, उसे माफी नहीं चाहिए, बस पूरी सच्चाई बताना चाहती है, रिपेंटेंस के तौर पर। तोजो उसे पकड़कर पूछता है, रिपोर्ट में क्या था और मियो सच में कैसे मरी? अमानो बताती है, रिपोर्ट में 3 अलग अलग मर्दों के फ्लूइड्स मिले थे, लेकिन उनमें से एक भी तोजो का नहीं था। यह सुनकर तोजो सन्न रह जाता है, यकीन नहीं होता। वो आगे बताती है, योशिदा और उसके दोस्तों ने पैसे ऑफर किए और मियो अपनी मर्जी से गई। फ्लैशबैक में दिखता है, विलन कार्ड बढ़ाता है, बाकी आदमी देखते हैं। मायो शरारती मुस्कान के साथ पूछती है, आज रात कैसी मजाक करने वाले हैं? अमानो बताती है, उन्होंने उसे सब्सटेंसेस लेने पर मजबूर किया। ज्यादा डोज में उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। पार्टी का सीन, कोई उसे और सब्सटेंसेस ऑफर कर रहा है। फिर जबरदस्ती सफेद पाउडर खिलाया जाता है। एक आदमी उसे कमरे में ले जाता है। वो पूरी तरह बेबस। अचानक सब घबरा जाते हैं। वो हिल नहीं रही। तो जो टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो ऐसी थी। गुस्से में वो अमानो को कसकर पकड़ता है, पूछता है, मुझे ही क्यों फंसाया? वो कहती है, उन्हें एक कल्प्रिट चाहिए था। कॉन्फेशन की कहानी को हथियार बनाया गया। अंधेरी नजर से तोजो पूछता है, जो बताया सब सच है? अमानो मानती है, योशिदा ने उसकी जान भी धमकाई थी, इसलिए वो उससे भी नफरत करती है। मुट्ठी भींचकर तोजो कसम खाता है, वो उस दरिंदे को कुचल देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लड़की चेतावनी देती है। इंसिडेंट के बाद योशिदा के पिता ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड्स रखे हैं, सब प्रोफेशनल्स। उसके पास पहुंचना नामुमकिन है। वो कहती है, भाग जाओ।
तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते। तो जो ठंडेपन से कहता है, सच बताने के लिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन दखल मत देना। फिर उसे साथ चलने को कहता है। दोनों पार्क के फुट ब्रिज से चलते हैं। तो जो समझाता है, एहतियात के तौर पर जब तक सब खत्म नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकता। वो उससे फोन मांगता है। लड़की बिना सवाल दिए दे देती है, और तभी पीछे से तोजो उसे कुएं में फेंक देता है। वो कहती है उसे यही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गिड़गिड़ाती है, उसकी तरह मत मारना। तोजो ठंडी नजर से ऊपर से चेतावनी देता है, अगर मैं गया तो तू भी उसी कुएं में सड़ेगी, दूसरे आदमी के साथ। कुएं के तल में अमानो दूसरे कैदी को देखती है और सोचती है यही उसकी सजा है जो उसे मिलनी चाहिए थी। सीन कट होता है एक नाइट क्लब में। वहां योशिदा एक लड़की को बाहों में लिए मस्ती कर रहा है। भीड़ में छुपा तोजो दूर से उसे घूर रहा है, नजर में शुद्ध बदले की आग। वो देखता है कि योशिदा स्टेज पर है, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। पास पहुंचना आसान नहीं। तभी विलन की साथी पास आती है और उसे रेस्टरूम चलने का न्योता देती है। योशिदा मुस्कुराता है, कहता है सबके सामने ऐसा कहना बड़ी हिम्मत की बात है। वो सिक्योरिटी से रुकने को कहता है और लड़की के साथ चला जाता है। तोजो सब देख रहा है। तोजो समझ जाता है यही मौका है, सब कुछ दांव पर लगाने लायक। वो पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, रुकने को कहता है। तोजो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है क्या इंसान शांति से रेस्टरूम भी नहीं जा सकता? गार्ड शक भरी नजर से उसे परखता है। कुछ पल के तनाव के बाद वो रास्ता दे देता है। रेस्टरूम के अंदर तोजो एक स्टॉल से अजीब आवाजें सुनता है। वो दरवाजे के पास जाकर नॉक करता है। अंदर से योशिदा चिल्लाता है, डिस्टर्ब मत करो। बस तोजो हमला करता है, जोरदार किक। नीचे से दरवाजा टूटता है। गुस्से में योशिदा उठता है, चिल्लाता है, तू कौन है? मरना चाहता है क्या? तोजो एक सेकंड भी नहीं गंवाता, ब्लेड लिए झपटता है। लड़की दहशत में चीखती है। तोजो ब्लेड से उसकी गर्दन काट देता है। योशिदा दर्द से गर्दन पकड़ लेता है, चिल्लाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जवाब में तोजो पूरी ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। फिर उसे पकड़कर ब्लेड उसकी गर्दन पर दबा देता है। कांपता हुआ योशिदा आखिर पहचान लेता है, फुसफुसाता है, तोजो। उसी पल गार्ड्स पहुंच जाते हैं। योशिदा चीखता है, इसे पकड़ो अभी। भागने के लिए तोजो टूटे हुए टॉयलेट का सहारा लेकर वो स्टॉल की दीवार कूद जाता है। गार्ड्स उसकी फुर्ती देखकर सन्न रह जाते हैं। वो बाथरूम की खिड़की से टकराकर उसे तोड़ता है और बाहर कूद जाता है। गुस्से में योशिदा ऐलान करता है, जो इसे पकड़ेगा उसे 2 मिलियन। पैसे का नाम सुनते ही गार्ड्स बिना सोचे खिड़की से कूद पड़ते हैं। तो जो अंधेरी गलियों में जान बचाकर दौड़ता है। ब्रूट्स पीछे से चिल्लाते हैं, रुक जा, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। कुछ देर बाद हेंचमैन उसे खो देते हैं, समझ नहीं पाते कहा गया। असल में तोजो पास ही कूड़े के बैग्स के ढेर में छुपा हुआ था। वो सोचता है बहुत करीब था, अब उसकी पहचान खुल चुकी है, वक्त कम है। लेकिन हाथ में ब्लेड लिए वो मानता है अभी भी बदले का एक मौका बाकी है। सीन कट। एक लक्जरी होटल के सामने एक काली गाड़ी खड़ी है। अंदर योशिदा अपने आदमियों से पूछता है, पक्का वही तोजो था? गुस्से से भरी आंखों के साथ वो हुक्म देता है, किसी भी हाल में उसे ढूंढो। वो कहता है, उसे मैं खुद खत्म करूंगा। उधर सीन वापस उसी कुएं पर लौटता है जहां दोनों कैदी फंसे हुए हैं। अंदर अमानो और दूसरा जवान पूरी तरह टूट चुके हैं, कमजोर, प्यास से बेहाल। दोनों कराहते हैं, कहते हैं पानी नहीं मिला तो यहीं मर जाएंगे। अचानक ऊपर से एक रस्सी गिरती है। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। वहां तोजो खड़ा है। उसे देखकर अमानो की आंखें फैल जाती हैं। हैरानी से पूछती है, क्या तुम योशिदा को खत्म कर पाए? तोजो चिढ़ी हुई थकी नजर से बस इतना कहता है। आखिर में सब गड़बड़ हो गया। उसी वक्त दूसरा जवान घिसटता हुआ आगे आता है, गिड़गिड़ाता है, पानी दे दो। तो जो ऊपर से एक बैग फेंकता है, अंदर पानी की बॉटल्स और थोड़ा खाना। लड़का एक बॉटल पकड़कर जान बचाने की तरह पानी पीता है। तो जो ऊपर से सब देख रहा होता है। तभी कुछ अनहोनी होती है। अमानो का सेल फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, कोकी योशिदा। तो जो दोनों को चुप रहने का इशारा करता है। कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से योशिदा गुस्से में चिल्लाता है, कहाँ मर गई हो तुम? तो जो बिना एक शब्द बोले कॉल पर रहता है। कुछ सेकंड में योशिदा समझ जाता है अमानो उसके साथ है। तो जो ठंडे लहजे में उसकी बात कंफर्म कर देता है। विलन पूछता है, कहाँ हो तुम लोग? तो जो जवाब देता है, अगली मुलाकात तेरी आखिरी होगी। तभी योशिदा पलटवार करता है, कहता है, तुम्हारा दोस्त यूजी मेरे पास है, आकर ले जाओ। तो जो भड़क उठता है, चिल्लाता है, ये हमारे बीच की बात है, यूजी को छोड़ दे। योशिदा ताना मारता है, अगर छोड़ दूं तो क्या तुम शांति से आ जाओगे? तो जो डील देता है,
2 कैदियों के बदले यूजी को छोड़ दे। लेकिन योशिदा हंसता है, कहता है उसे उन दोनों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कुछ पल चुप हो जाता है, समझ जाता है ये रास्ता बंद है। फिर ब्लफ करता है, कहता है रिपोर्ट की एक कॉपी बची है जो उसकी गिल्ट साबित कर सकती है। योशिदा यकीन नहीं करता, कहता है अगर ऐसा होता तो कब का बाहर आ चुका होता। झुंझलाकर पूछता है आखिर चाहता क्या है। तो जो चीखता है मैं बस अपना नाम साफ करना चाहता हूं, मैं अभी जाना नहीं चाहता। वो सोचता है मैं उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं। तभी योशिदा डील रखता है, पैसे और प्रोटेक्शन, अगर वो रिपोर्ट की कॉपी ले आए। तो जो चुपचाप सब सुनता है, चेहरा सख्त, दिमाग तेज। आखिर वो डील मान लेता है, कहता है लोकेशन भेजो। कॉल काट देता है। नीचे कुएं में दोनों घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं ये साफ सुइसाइड ट्रैप है। तो जो ठंडेपन से कहता है मुझे पता है, मगर और कोई रास्ता नहीं। वो फोन जमीन पर फेंक देता है, कहता है शायद मैं वापस ना आऊं, जो करना है कर लेना। बेबस अमानो उसे पकड़ लेती है, चिल्लाती है तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारे पास रिपोर्ट की कॉपी है ही नहीं। तो जो कहता है मैं यूजी को और इसमें नहीं घसीट सकता, ये आखिरी मौका है। कुछ समय बाद तो जो एक क्लोथिंग स्टोर में नया लुक चुनता है, नए कपड़ों में सड़क पर चलता है। तभी पीछे से एक कुक चिल्लाता है, उसका नाइफ गायब है। प्लान के लिए तो जो एक दुकान पर रुकता है और तेज शराब की 2 बॉटल्स खरीद लेता है। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सीन हमें एक उजड़े हुए टूटे फूटे बिल्डिंग में ले जाता है, जहां तोजो अपनी तैयारी करता है। अंदर वो आग जलाता है, फर्श पर बैठता है, सामने ड्रिंक्स और वो नाइफ्स जो उसने चुराए थे। पूरी एकाग्रता के साथ वो अपने हाथों पर पट्टियां लपेटता है, आखिरी जंग के लिए खुद को तैयार करता हुआ। फिर वो ड्रिंक जमीन पर उड़ेल देता है और आग की मदद से अपने चारों तरफ लपटों का एक घेरा बना देता है। हाथ बंधे होने के बाद वो जोर से दोनों मुट्ठियां जमीन पर मारता है, एक इरादे का ऐलान। फिर वो गहरी श्रद्धा में झुकता है, किसी को पूरा सम्मान देते हुए। घुटनों के बल तोजो शहर की तरफ झुकता है, जैसे अलविदा कह रहा हो। वो अपने पेरेंट्स से ताकत मांगता है और वादा करता है वो बदला लेकर ही रहेगा और उसके बाद जल्द ही उनसे आ मिलेगा। बर्फ गिरने लगती है। तोजो रूफटॉप से शहर को देखता है। योशिदा की मैंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स चौंक जाते हैं। वो सच में आ गया। मजबूत कदमों से तोजो आगे बढ़ता है, चेहरे पर जरा भी डर नहीं। बालकनी से योशिदा ये सब देखता है, होठों पर संतुष्ट घमंडी मुस्कान। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है इस लड़के को जिंदा बाहर मत जाने देना। एक गार्ड पीछे से सरप्राइज करता है। पल भर में वो चारों तरफ से घिर जाता है और योशिदा बस तमाशा देखता रहता है। तो जो गुस्से में चिल्लाता है नीचे आ और सामने से लड़, सब खत्म कर दे। योशिदा ताने भरी मुस्कान के साथ कहता है ठंड है, अंदर आकर बात कर लेते हैं। मैंशन के बड़े गेट्स खुलते हैं, लेकिन तोजो शर्त रखता है पहले युगजी को छोड़ो वरना वो यहीं से चला जाएगा। योशिदा हाथ के इशारे से मान जाने का नाटक करता है। अगले ही पल युगजी को बाहर फेंक दिया जाता है। हेंचमैन उसे बेरमी से पीटते हैं। तोजो अपने दोस्त को संभालता है। योशिदा गर्व से कहता है वो वादा निभाने वाला आदमी है। एक गार्ड सवाल करता है क्या इससे उनका फायदा कम नहीं हो जाएगा। योशिदा मुस्कुराता है, उसे यकीन है कि तोजो टूटी हुई बाहों और टांगों वाले बोझ को लेकर भागेगा नहीं। युगजी हैरान है, दोस्त जिंदा है। तोजो माफी मांगता है उसे इसमें घसीटने के लिए, लेकिन युगजी चिल्लाता है क्या वो कायर लगता है, ये सब दोनों साथ झेलेंगे। ऊपर से योशिदा उब जाता है, चिल्लाता है बातें बंद करो और अंदर आओ। युगजी उसे रोकता है, कहता है अंदर मत जाना, हर तरफ हेंचमैन है, ये तेरा अंत होगा। तो जो चिल्लाता है योशिदा मेरे दोस्त को छोड़ दे, मैं अंदर आकर सब निपटा दूंगा। लेकिन युगजी मना कर देता है, कहता है वो कहीं नहीं जा रहा, सब यही खत्म करेगा। तो जो आखिरी बार अलविदा कहता है अच्छी जिंदगी जीना और कभी कभी उसकी कब्र पर आ जाना। दृढ़ नजर के साथ वो देखता है गार्ड्स उसके दोस्त को ले जाते हैं। अब वो पूरी तरह अकेला है। तो जो मैंशन में दाखिल होता है, अंदर हेंचमैन इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों से योशिदा नीचे उतरता है, अकड़ और घमंड के साथ। तो जो एक हॉलवे में आगे बढ़ता है, फर्श पर ब्लेड्स बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखों में लाल पागलपन चमकता है। बाहर बर्फ गिरती रहती है। 2 ब्रूट बैटन लिए रास्ता रोकते हैं। सीढ़ियों के ऊपर से योशिदा पूछता है जो डील हुई थी वो लाया। तो जो ठंडे लहजे में जवाब देता है मैं बेवकूफ नहीं हूं, क्या तुझे लगता है मैं इतनी जरूरी चीज लेकर आऊंगा। घायल और चिढ़ा हुआ योशिदा चिल्लाता है ड्रामा बंद कर, क्या तुझे लगता है मैं डर गया हूं। और उसी पल हेंचमैन झुंड बनाकर तोजो पर टूट पड़ते हैं। आखिरी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी तोजो अपनी जेब से 2 बॉटल्स निकालता है और ठंडे लहजे में कहता है
इतना टेंस मत हो, थोड़ा मजा लेते हैं। योशिदा उसे नफरत से देखता है और पूछता है, ये क्या है, मेरे लिए कोई गिफ्ट? कैमरा उन दोनों बॉटल्स पर टिक जाता है जिन्हें तोजो मजबूती से पकड़े हुए है। उसी पल सीन में एक जोड़ी चमकदार सलीकेदार जूते दाखिल होते हैं। सबका ध्यान उधर चला जाता है। मैंशन के दरवाजे पर एक रौबदार आदमी खड़ा है, पीछे उसकी परछाइयों जैसे कई हेंचमैन। योशिदा पूरी तरह हिल जाता है, चिल्लाता है, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी सख्त आवाज में कहता है, तेरे फैलाए हुए गंदे काम को साफ करने आया हूँ। इसी के साथ योशिदा के पिता के आदमी मुंह बंधे हुए युगजी और अमानो को अंदर घसीट लाते हैं। तो जो ये देखकर सन्न रह जाता है, अपने जान पहचान वालों को इस हालत में देखकर। दोनों बंधक टूटे हुए बेबस लगते हैं, चारों तरफ से ब्रूच की नजर में। आदमी कहता है, अगर कुछ करना है तो सही से करो और कोई निशान मत छोड़ो। योशिदा घबरा जाता है, पूछता है, क्या आप सबको मार डालेंगे? जबकि अमानो तो हमारी साइड में थी। बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ कहता है, पूछता है, क्या सच में तुझे लगा ये लड़की वफादार है? फिर वो सबके सामने खुलासा करता है, अमानो ही वो थी जिसने ऑटोप्सी रिपोर्ट तोजो के पेरेंट्स तक पहुंचाई थी। तोजो अवाक रह जाता है, नजरें अपने आप अमानो पर टिक जाती है। योशिदा गुस्से से पागल हो जाता है, पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारता है, चिल्लाता है, दार, मेरे पैसे लेकर पीठ में छुरा घूंपा। लेकिन अमानो पलटकर जवाब देती है, कहती है, सब कुछ के बावजूद उसका दिल तुम लोगों की तरह सड़ा हुआ नहीं है। वो बताती है, वो तोजो के पेरेंट्स को हर जगह गवाह ढूंढते देख नहीं पाई, इसलिए चुप नहीं रह सकी। ये सुनते ही योशिदा भड़क उठता है, जोर से उसे लात मारता है और धमकी देता है, तुझे तोजो के साथ ही दफना दूंगा। योशिदा का पिता तोजो की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तो तुम ही हो वो तोजो जिसे हम ढूंढ रहे थे? तोजो गुस्से से जवाब देता है, तुमने मुझे इतना सब झेलने पर मजबूर किया, बिना मेरा चेहरा तक जाने। बूढ़ा आदमी बेरमी से मुस्कुराता है, कहता है, कीड़ों से भी कम कीमत वालों के चेहरे जानने की उसे जरूरत नहीं। वो सीधे मुद्दे पर आता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है? तोजो बागी मुस्कान के साथ कहता है, वो कभी नहीं बताएगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, सबकी किस्मत अधर में लटकी। योशिदा का पिता अपने हेंचमैन को इशारा करता है, वो किसी भी पल हरकत में आने को तैयार। वो डींग मारता है, कहता है, उसके पीछे खड़ी ताकतें तोजो की सोच से कहीं ज्यादा है, और ये भी कि रिपोर्ट कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तोजो चला जाएगा सब खत्म हो जाएगा। फिर बेरमी से मुस्कुराते हुए वो कहता है, वैसे एक बात और है। वो बताता है, तेरे पेरेंट्स को मारने वाले लोग अभी तेरे सामने ही खड़े हैं। ये सुनते ही तोजो का चेहरा नफरत और पागलपन से बिगड़ जाता है। पट्टियों में बंधा उसका हाथ कांपता है, मुट्ठी पूरी ताकत से भींच जाती है, और फिर वो पूरी जान से चीखता है उस आदमी का पूरा नाम। तोजो दहाड़ता है, कीड़ा भी पलटकर काटता है और पूरी ताकत से एक बॉटल फेंक देता है। बॉटल फर्श पर टूट जाती है, ज्वलनशील लिक्विड पूरे मैंशन में फैल जाता है। एक हेंचमैन उस तरल में फिसल जाता है। तोजो के अचानक हमले से पूरी तरह चौंका हुआ। इतना होते ही वो ब्रूट फिसलकर जोर से जमीन पर गिरता है। गीले फर्श पर संतुलन नहीं बना पाता, पूरा ड्रिंक से भीग चुका है और तोजो को ऐसी नजर से घूरता है जैसे नफरत उबल रही हो। लेकिन तोजो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। अविश्वसनीय स्पीड के साथ वो दूसरे हेंचमैन पर टूट पड़ता है। योशिदा का पिता चिल्लाता है, ये ज्वलनशील लिक्विड है, और तोजो को कायर कहता है। लेकिन बिना रुके तोजो चाकू निकालता है और एक ब्रूट की गर्दन पर सटीक वार करता है। अगले ही पल एक और तेज बेरहम हमला, सब कुछ लाल तरल से भर जाता है। योशिदा घबरा जाता है, चिल्लाता है कि सब मिलकर उस पर टूट पड़ो। वो अकेला है, लेकिन तब तक कई हेंचमैन मैंशन के फर्श पर ढेर हो चुके हैं। ध्यान से भरी नफरत से सुलगती नजर के साथ तोजो बचे हुए दुश्मनों का सामना करने को तैयार होता है। वो दूसरी बोतल को जोर से लात मारता है। गीले फर्श पर फिसलते हुए वो एक और हेंचमैन को सटीक किक से गिरा देता है। फिर वो सनग्लासेस पहनता है, फर्श से चाकू उठाता है और अगली तबाही के लिए तैयार। योशिदा उसे दिखावा करने वाला कहता है और चिल्लाता है, इसे अब खत्म कर दो। दो ब्रूट उस पर दौड़ते हैं, लेकिन तोजो उनके हमलों से बच निकलता है। वो अचानक कोई पाउडर उनकी आंखों में फेंक देता है। दोनों पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। धूल हवा में फैल जाती है। हेंचमैन घबरा जाते हैं, कुछ दिख नहीं रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर तोजो आगे बढ़ता है और बिना रहम चाकू से वार करता है। एक ब्रूट सटीक वार से गिरता है, दूसरा संभलने की कोशिश करता है। लाल तरल से सना हुआ तोजो बाकियों की तरफ मुड़ता है। एक हेंचमैन आंखें रगड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाउडर ने बुरी तरह असर किया है। तोजो फिर हमला करता है। एक और ब्रूट चाकू से ढेर। अब ज्यादातर हेंचमैन जमीन पर पड़े हैं।
धूल में कुछ दिख नहीं रहा। जो बचे हैं वो चौकन्ने होकर बचाव करने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर योशिदा बुरी तरह घबरा जाता है, बालों में हाथ फेरता है, समझ नहीं आता क्या करे। उसका पिता चिल्लाता है, ड्रिंक ले आओ, इससे आंखों की धूल साफ होगी। वो समझाता है, पानी से काम नहीं चलेगा। योशिदा सेलर की तरफ भागता है, लेकिन अमानो उसका पैर पकड़ लेती है। गुस्से में योशिदा उसे गाली देता है, कहता है रास्ते से हट, और जोर से लात मारकर छुड़ा लेता है। गिरी हुई घायल अमानो सोचती है, कम से कम इतना तो कर पाई। बाकी ब्रूट्स अगली लहर के लिए तैयार होते हैं, पूरी तरह हथियारों से लैस। मैंशन का फर्श लाशों से भरा है, धूल अब भी हवा में तैर रही है। ड्रिंक की मदद से गार्ड्स आखिरकार अपनी आंखें साफ कर लेते हैं। वो एक दूसरे को शांत रहने को कहते हैं और गीले फर्श से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। अब फिर से संभल चुके दुश्मन तोजों को घेरने की तैयारी करते हैं पूरी ताकत से। तभी एक हेंचमैन सीढ़ियों के ऊपर से कूदकर सरप्राइज अटैक करता है। वो तोजों को जमीन पर गिरा देता है और चाकू उसकी गर्दन पर दबा देता है। जीत की मुस्कान के साथ बूढ़ा आदमी इशारा करता है, अब खत्म कर दो। बाकी ब्रूट्स आगे बढ़ते हैं, तोजो पूरी तरह फंसा हुआ लगता है। लेकिन तभी यूजी उठ खड़ा होता है। जोरदार वॉर क्राई के साथ वो पीछे से एक हेंचमैन पर टूट पड़ता है। खुद घायल होने के बावजूद वो गार्ड को कसकर पकड़ता है, मार सहता है, बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए। हेंचमैन यूजी को पकड़ से छुड़ाने के लिए चाकू से वार करता है, लेकिन ऐन वक्त पर तोजो अपनी बंधी हुई हथेली से ब्लेड रोक लेता है। एक झटके में वो गार्ड को बेरमी से उछालकर दूर फेंक देता है। योशिदा गुस्से में चिल्लाता है, कसम साता है कि पहले यूजी को खत्म क्यों नहीं किया। एक और हेंचमैन वार करता है, तोजो अपनी बाह को ढाल बनाकर हमला रोक लेता है। उसकी लिपटी हुई हथेली पूरा इम्पैक्ट सोख लेती है, कोई खास नुकसान नहीं। घिरा होने के बावजूद तोजो और भी ज्यादा दरिंदगी से लड़ता है। पास से झपटे दुश्मन के चेहरे पर वो जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारता है। जमीन पर पड़े यूजी चीखकर योशिदा को ललकारता है, कहता है वो डरा नहीं है और पहले उसे ही खत्म करेगा। वो पड़े हुए एक हेंचमैन को उठाकर बाकियों पर फेंक देता है, एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन। बचे हुए ब्रूट्स आखिरी हमले की तैयारी करते हैं। तो जो ठंडी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ लाइटर जलाता है, पूछता है, आग चाहिए, और लाइटर जमीन पर फेंक देता है। चारों तरफ फैला ज्वलनशील लिक्विड भड़क उठता है। बचे हुए हेंचमैन आग में घिर जाते हैं, दर्द और दहशत में चीखते हुए। योशिदा दोस्त पर आखिरी वार करने ही वाला होता है, तभी तोजो पूरी ताकत से योशिदा के चेहरे पर किक मारता है। विलन जमीन पर गिरता है, हक्का बक्का। समझ नहीं आता सब इतनी जल्दी कैसे पलट गया। तोजो उसके चेहरे पर पाव रखकर दबा देता है, ठंडी नजर से पूछता है, कोई आखिरी शब्द। तभी योशिदा का पिता अमानो को बंधक बना लेता है, चाकू उसकी गर्दन पर। धमकी देता है, एक कदम बढ़ाया तो इसे यही खत्म कर दूंगा। तोजो उसे उकसाता है, करके दिखा। नीचे पड़ा योशिदा गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, नाम साफ करने और जितना पैसा चाहिए देने का वादा करता है। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, खत्म कर इसे, और चेतावनी देता है कि बेटे को छुआ तो रहम नहीं करेगा। तो जो ठंडी आंखों से घूरता है, पूछता है, क्या मैं तुम्हें डरा हुआ लगता हूं? अमानो और यूजी दोनों चिल्लाते हैं, परवाह मत करो, सबको यही खत्म कर दो। तो जो शर्त रखता है, सारा पैसा दे दो। दुश्मन तुरंत मान जाता है, कहता है गोल्ड बार्स भी हैं, अभी लाता हूं। योशिदा सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसका पिता सोचता है, सेफ में हथियार है, लड़का इसकी कीमत चुकाएगा। जीत की मुस्कान के साथ बूढ़ा कहता है, पैसा लो और निकल जाओ। लेकिन तोजो जमीन पर घायल पड़ी अमानो से नजरें मिलाता है। दोनों एक दूसरे की चाल समझ जाते हैं, पर जोरदार वार करता है। बस यही पल है, तोजो फुर्ती से एक चाकू फेंकता है। ब्लेड हवा चीरता हुआ बूढ़े के सिर में सटीक बैठता है। बिना रुके तोजो आगे बढ़ता है और बेरहम वारों की बारिश कर देता है। बूढ़ा फर्श पर गिरता है, लाइट्स आउट। अमानो कांपती हुई उठती है, चेहरे पर राहत, जैसे बुरा सपना खत्म हो गया हो। तोजो उसे संभाल कर खड़ा करता है, पीछे लाश पड़ी है। वो चेतावनी देती है, घर में गन्स है, संभल कर। तभी योशिदा लौटता है, हाथ में गन, चीखता है कि सबको अगले जहान भेज देगा। वो सीढ़ियों से उतरता है, हाथ में कैश से भरा सूटकेस, चिल्लाता है कि उसने डील निभा दी। नीचे पहुंचते ही पिता को फर्श पर पड़ा देखता है, पूरी तरह टूट जाता है, आंखों में आंसू। वो तोजो पर चिल्लाता है, हमारी डील का क्या हुआ? फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे से एक आवाज उसे ललकारती है, आजा, यही अभी सब खत्म करते हैं। बिना सोचे समझे दुश्मन गुस्से में पूरा क्लिप स्क्रीन पर खाली कर देता है। लेकिन तभी वही आवाज फिर गूंजती है और उसे दिखता है दो गूंज के पास रखा एक सेल फोन, जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। फोन जानबूझकर उसे उधर खींचने के लिए बज रहा था। गार्ड नीचे करते ही तो जो पीछे से निकलता है
और चाकू से उसकी बाह पर तेज स्लैश मारता है। विलन दर्द से चीखता है, गन हाथ से गिर जाती है। तोजो जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, पूरी ताकत से उसे दबोच लेता है काम खत्म करने के लिए। योशिदा चीखता है, गद्दार, मेरे बाप को क्यों मारा? तोजो ठंडेपन से जवाब देता है, जैसा वादा किया था, पूरी फैमिली को मिटा दूंगा। जो शुरू करता हूं अधूरा नहीं छोड़ता। एक आखिरी बेरहम वार, सटीक स्टैब सीधे सिर में। सब कुछ खामोश। अमानो और यूजी चुपचाप देखते रहते हैं। लाश फर्श पर गिरती है, खून से सना चाकू नीचे गिरता है। तोजो को आखिरकार वो बदला मिल जाता है जिसका वो सपना देख रहा था। आंखों में आंसू, वो राहत की चीख निकालता है, माँ, पापा, आपका बदला ले लिया। वो पलटकर यूजी और अमानो को देखता है। दोनों घायल हैं मगर जिंदा। लड़की किसी तरह दोस्त को संभालती है। दोनों एक दूसरे के सहारे बाहर निकलते हैं। तो जो एग्जिट की तरफ इशारा करता है, तुम लोग निकलो, मुझे अभी एक काम और है। अकेला वो सेफ तक जाता है, तोड़कर खोल देता है। अंदर कैश और गोल्ड बार्स के ढेर, लेकिन पीछे एक सफेद एनवलोप छिपा दिखता है। वो उसे उठा लेता है, बंधी हुई हथेलियों में कसकर। बाहर बर्फ में यूजी और अमानो लड़खड़ाते हुए दूर जाते हैं। पीछे मुड़कर फिक्र से देखते हैं। तभी तो जो सामने के दरवाजे से निकलता है, कंधे पर बड़ा काला बैग। वो बैग थमाता है। 40 मिलियन का गोल्ड है, बांट लो और गायब हो जाओ। अमानो कांपती आवाज में कहती है, उसने पहले धोखा दिया था। तो जो सिर हिलाता है, तुझे भी धमकाया गया था, अब सब छोड़ दे। यूजी गंभीर होकर पूछता है, तू हमारे साथ नहीं भागेगा? तो जो थकी उदास नजर से अब और भाग नहीं सकता। यूजी उसे पकड़ लेता है, कहता है, चाहे अंत हो साथ रहेगा। तो जो एनवलोप दिखाता है, मेरे पास प्लान है, तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा। अमानो समझ जाती है, चीख पड़ती है, जैसे इरादा पढ़ लिया हो। वो बस एक रात मांगता है, सब ठीक करने के लिए वादा करता है, जिंदा लौटेगा। यूजी उसे थाम लेता है, कहता है, बस अब हमें उस पर भरोसा करना होगा। तो जो उन्हें बर्फ में दूर जाते हुए देखता रहता है। कट, एक आदमी सूट में जमीन पर पड़ी लाश के पास खड़ा। दूर यूजी और अमानो पुल के नीचे छिपकर सांस लेते हैं। यूजी पूछता है, उस एनवलोप में आखिर था क्या? अमानो कहती है, शायद ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो शहर के बड़े बड़े लोगों की पूरी गंदगी साबित करते हैं। यूजी उलझ जाता है, इतनी बड़ी चीज उस घर में क्यों? वो बताती है, विलन का बाप डेप्यूटी पुलिस चीफ था, सब तक पहुंचना उसके लिए आसान था। और क्योंकि उसके पास सबूत थे, बड़े लोग उसे बचाते रहे और वो जो चाहे करता रहा। कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। गुस्से में यूजी बोल पड़ता है, अगर तोजो अकेला गया तो मारा जाएगा, और वो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन लड़की उसे रोक लेती है, कहती है, दिमाग ठंडा रख। वो समझाती है कि बड़े और ताकतवर लोगों के लिए विलन का पिता खुद एक न्यूसेंस था जिससे वो छुटकारा चाहते थे, और इसी वजह से तोजो के बचने का एक ही रास्ता है, उनसे हाथ मिलाना, ताकि अपने मकसद तक पहुंच सके। सीन बदलता है। एक फोटो दिखती है, एक गंजा बूढ़ा आदमी बिस्तर पर 2 औरतों के साथ रंग रलिया माना रही है। अब तो जो उस फोटो को जैकेट की अंदरूनी जेब में डालते हुए, नया लुक, हाथ में बैग। रात के अंधेरे में वो एक बड़े घर की सामने आता है। रात के अंधेरे में हाथ में बैग पकड़े वो एक बड़े हाउस की सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर पहुंचते पहुंचते उसे दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड्स दिखते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी वाले रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। लड़का बस इतना कहता है कि उसे मिस्टर गोड़ा से मिलना है। एक गूंज सख्त शक्ल बनाकर बोलता है कि बॉस आराम कर रहा है, कल आना। लेकिन एमसी अड़ जाता है, सीधे कह देता है कि आज ही होगा, चाहे जो हो जाए। गार्ड उंगलियां चटकाता है और टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछता है, क्या जल्दी निकलने का मूड है किड? एमसी बिना घबराए शांति से अपने बैग की जिप खोलने लगता है। अगले ही पल वो बैग के अंदर से विलन के डैड का कटा हुआ सिर निकालकर फर्श पर फेंक देता है। वहां मौजूद सब लोग सन्न रह जाते हैं। गार्ड्स कांपते हुए पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो जो ठंडे लहजे में कहता है, अपने बॉस को बता देना, योशा मंगिरो का काम प्रॉपर्ली हो चुका है। गून घबरा जाता है लेकिन मान जाता है और अंदर जाकर मैसेज देने को रुकता है। करीब 2 मिनट बाद हाउस के अंदर से आवाज आती है, उसे अंदर आने दिया जाए। वो अंदर जाता है और कोर्टयार्ड में 3 और गूंस को स्टोन कोल्ड चेहरों के साथ खड़ा देखता है। एमसी लकड़ी के दरवाजे तक चलता है, उसे धीरे से खोलता है और अंदर दाखिल होता है। अंदर एक गंजा टैटूड आदमी बैठा है जिसे एक खूबसूरत औरत सर्व कर रही है। बिग बॉस चाय का कप उठाता है, सिप लेने से पहले न्यू कमर को घूरता है। उसे परखते हुए सीधे पूछता है, तू ही है ना वो तोजो जिसे सब ढूंढ रहे हैं? लड़का थोड़ा चौंकता है और पूछता है,
आपको कैसे पता मैं ही हूँ? गोरा कहता है, मनुर्रो ने तुझे संभालने के लिए आदमी भेजे थे और अब तू यहाँ अपनी जान की भीख मांगने आया है। बॉस चिढ़ जाता है, मेज पर जोर से हाथ मारता है और बोलता है, इतना सब करने के बाद तुझमें हिम्मत कैसे हुई मदद मांगने की? एमसी चुप रहता है। चारों तरफ गूंज खड़े हैं, लेकिन वो सीधा बॉस की आंखों में देखता रहता है। तो जो कहता है, अगर तुम्हें लगता है तो यही खत्म कर दो, वरना मेरी बात पूरी सुन लो। वो गंभीर होकर एक एनवलोप उठाता है और पूछता है, बताइए बॉस, इसमें जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गोड़ा हल्की मुस्कान देता है, उसे इंटरेस्टिंग कहता है, लेकिन पूछता है, कोई ठोस वजह दो कि मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूं? औरत एनवलोप तोजो के हाथ से लेकर बॉस की वुडन डेस्क तक ले जाती है। बॉस उसे खोलता है। अंदर बूढ़े आदमी की लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज होती है, लेकिन वो जरा भी इंप्रेस नहीं होता। तुझे लगता है तू मुझे इससे ब्लैकमेल कर पाएगा? तो जो कहता है, शायद आपको फर्क न पड़े, लेकिन ऊपर वालों को पड़ेगा, और वैसे भी मेरे पास इससे कहीं ज्यादा गंदा एविडेंस है। फिर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ पूछता है, आपको पता है आज ही मैंने कितने लोगों को निपटाया है? बॉस भड़क जाता है, ये थ्रेट है? तू मेरी पाव लेवल का नहीं है। एमसी शांति से कहता है, ये थ्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। वो फिर खुलासा करता है, अगर मैं मिडनाइट तक रिपोर्ट नहीं करता तो सारा एविडेंस सीधे कॉप्स के पास चला जाएगा। बॉस लापरवाही से पूछता है, और उससे यहाँ मेरी क्या प्रॉब्लम है? तो जो बोलता है, आखिरी बार मुझे यही देखा गया था, तो बिग शॉट्स यही मानेंगे कि मास्टरमाइंड आप है। ये सुनकर गोड़ा पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब उसे पूरा खेल समझ में आता है। वो कहता है, तो तू मदद मांगने नहीं आया, तू मुझे अपने साथ डुबाने आया है। तो जो ठंडे स्वर में जवाब देता है, चॉइस आपकी है, या तो इस एविडेंस से और ज्यादा पैसा बनाइए, या फिर मेरे साथ मिलकर रॉक बॉटम तक गिर जाइए। बॉस जोर से हंस पड़ता है, कहता है, तू मजेदार किड है, बिल्कुल मेरी तरह पुराने दिनों की याद दिला दी। इतना कहकर वो इस्ट के तौर पर हमारे हीरो को ड्रिंक ऑफर करता है, डील सील करने के लिए। बिना एक पल सोचे लड़का कप उठाता है और एक ही घूंट में सब खत्म कर देता है। फिर खाली कप वापस ट्रे पर रख देता है। माफिया बॉस के साथ बातचीत वही रैप अप हो जाती है। गोड़ा कहता है कि वो पूरा मेस साफ कर देगा, लेकिन एक शर्त पर, आज से किड उसके लिए काम करेगा। एमसी हल्की सी मुस्कान देता है, ऑफर और अपनी नई डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेता है। वो झुककर सैल्यूट करता है और कसम खाता है कि आज से अपनी जिंदगी नए बॉस की सर्विस में लगा देगा। गोड़ा अपने हैवी हिटर मुट्टू को ऑर्डर देता है कि लाशें और सबूत साफ करे और किसी कॉप से कांटेक्ट करके केस दबा दे। मुट्टू हामी भरता है और अपनी नई जरूरी मिशन पर निकल जाता है। फिर माफिया बॉस लकड़ी की मेज के पास टिकी अपनी कैन उठाकर खड़ा होता है। वो लड़की से कहता है कि किड का अच्छे से ख्याल रखना और आज रात यही रुकवाना। लेकिन एमसी फिर याद दिलाता है कि अगर वो मिडनाइट तक वापस नहीं पहुंचा तो एविडेंस सेंड हो जाएगा। बॉस मुस्कुराता है और कहता है, ड्रामा बंद कर, मुझे पता है तेरी असली इंटेंशन क्या है। तूने शुरू से कभी ऐसा करने का सोचा ही नहीं था। एमसी भी हल्की मुस्कान देता है, पकड़े जाने पर माफी मांगता है और बॉस वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की एक रूम में आती है और रात के लिए तैयार होने लगती है। वो धीरे धीरे स्टॉकिंग्स पहनती है और बेड के किनारे बैठकर हीरो का इंतजार करती है। सेडक्टिव आवाज में बुलाती है, बॉस ने कहा है आज रात तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाए। एमसी बाथटब के पास बैठी उस औरत की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक एक ड्रेस उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। वो थके हुए लहजे में कहता है, मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, और दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर देता है। लड़की चिढ़ जाती है। साफ दिखता है कि एमसी की लैक ऑफ इंटरेस्ट से वो इरिटेटेड है। उधर एमसी हॉट वाटर से भरे बाथटब में आराम से लेटा चिल कर रहा होता है। दूसरे कमरे में बॉस शांति से सिगार पी रहा है और वही लड़की दूर से उसे देख रही होती है। वो कहती है, जैसा सोचा था, उस लड़के ने मुझे दोबारा देखा तक नहीं। गोड़ा सहमत होता है, वो एवरेज नहीं है, बहुत कम लोग अपनी डिजायर्स को ऐसे दबा पाते हैं। लड़की पूछती है कि क्या उसे एमसी पर नजर रखनी चाहिए। बॉस हाँ कहता है, वो आसान नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। थोड़ी गंभीर सोच के साथ गोड़ा खुद से पूछता है कि क्या उसे सच में सेफ फील करना चाहिए, ऐसे इंसान को पॉन बनाकर। लड़की भी सीरियस होकर कहती है, मैसेज क्लियर है। अगले दिन हीरो माफिया टेम्पल में एक कम्फी बेड पर चैन से सो रहा होता है। थोड़ा वक्त गुजरता है, अचानक उसकी आंखें झटके से खुल जाती है, जैसे किसी डरावने सपने से जागा हो। हड़बड़ाकर वो उठ बैठता है, पसीना बह रहा है, चेहरा डरा हुआ। तभी वही लड़की बेड पर बैठी दिखती है, उसे गुड मॉर्निंग कहती हुई उसके चेहरे से पसीना पोंछती है। तो जो उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसे निकलना है
और गोड़ा को थैंक्स कहने को बोलता है। लेकिन लड़की कहती है कोई जल्दी नहीं और टीवी दिखाती है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। एक फायर में योशिदा की मौत की खबर। एमसी स्पीड देखकर इम्प्रेस्ड होता है। पूछता है बाकी 8 गूंज का क्या? लड़की बेपरवाही से कहती है क्रिमिनल्स थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे इनवाइट करती है कि सब छोड़ो, टेंशन मत लो और बस उस पल को एंजॉय करो, वही उसके साथ। एमसी सीरियस नजरों से उसके करीब आता है और पूछता है तुम्हारा नाम? वो मुस्कुराती है आई एम मुनीक्ता और खुश होकर कहती है कि आखिरकार उसने पूछ ही लिया। लेकिन तोजो माफी मांगता है और कहता है कि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। वो बेड पर उससे थोड़ा दूर सरक जाता है। औरत चिढ़ी हुई नजरों से उसे देखती रहती है। जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है, सीन कट होकर वापस उसी ब्रिज पर आता है जहां तोजो, अमानो और युगजी के पास पहुंचता है। उसे देखते ही लड़की चौंक जाती है और तुरंत खड़ी होकर उसका स्वागत करती है। आंखों में आंसू लिए अमानो उसे कसकर गले लगा लेती है और राहत की आवाज में चिल्लाती है कि वो जिंदा और सेफ वापस आ गया। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि उसे पूरा भरोसा था, आखिर में वो लौटकर जरूर आएगा। एमसी गंभीर लहजे में कहता है आज से कोई हमारा शिकार नहीं करेगा। ये सुनते ही अमानो उसे और जोर से पकड़ लेती है और राहत वह खुशी के आंसू बहाने लगती है। युगजी भी इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि इतनी अच्छी खबर पर वो रो क्यों रही है। सीन फिर शिफ्ट होता है एक पुराने जर्जर से बिल्डिंग में जहां तीनों रह रहे होते हैं। टेबल पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना सजा होता है। युगजी तारीफ करता है मुझे नहीं पता था तुझमें किचन का इतना टैलेंट है। अमानो गर्व से कहती है मैं 8 साल की उम्र से अकेले रह रही हूँ, खुद संभालना सीख लिया है। तीनों अपने अपने ग्लासेस उठाते हैं और उस नई जिंदगी के नाम टोस्ट करते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं, काफी समय बाद पहली बार, बिना डर के। खाने के बाद अमानो पूछती है अब आगे अपनी जिंदगी का क्या प्लान है? तो जो जवाब देता है जो कैश मिला है उससे हमारे लिए कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ। युगजी जोश में आकर हंसता है तो मतलब अब हम प्रेसिडेंट लोग बन गए? लड़की तोजो से कहती है तुम जो भी फैसला लो मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। युगजी उससे पूछता है कि क्या वो सब के बाद भी उस क्लब में वापस काम करेगी। अमानो बताती है कि उसके छोटे भाई को बीमारी है और उसी के इलाज के लिए उसे वहां काम करना पड़ा। तीनों फिर से टोस्ट करते हैं नई शुरुआत और जिंदगी के दूसरे मौके के नाम। कुछ देर बाद युगजी लिविंग रूम के सोफा पर गहरी नींद में सोया होता है, पूरी तरह आउट। एमसी फर्श पर बिछे मैट्रेस पर लेट जाता है, आंखें खुली हुई, छत को घूरते हुए। जो कुछ हुआ सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। तभी अमानो आती है, उसकी शर्ट पहने हुए, और पूछती है कि क्या वो उनके साथ यही रह सकती है। एमसी कहता है कि बेड और सोफा ही है, वो फर्श पर सो जाएगा ताकि वो बेड ले सके। लेकिन अमानो उसे रोकती है, कंधे पर हाथ रखती है। वो कहती है तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हैं, मेरे साथ बेड पर सो जाओ। दोनों साथ लेटते हैं, साइड बाय साइड, लेकिन पूरी रात एक दूसरे को छूते तक नहीं। उधर युगजी सोफे पर बेखबर खर्राटे मारता रहता है। अमानो धीरे से बताती है कि उसे स्टूडेंट डे से ही तोजो पसंद था, लेकिन एमसी कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे सो चुका हो। अगले दिन युगजी पूछता है कि क्या वो लड़की अब उनके साथ ही रहेगी। एमसी कंफर्म करता है, कहता है कि उसके पास जाने को और कोई जगह नहीं है और उन्हें एक नया बेड भी लेना पड़ेगा। युगजी हंसते हुए कहता है कि जो डव उन्होंने पकड़ा है उससे तो वो लोग कुछ समय आराम से जी सकते हैं। लेकिन तभी सड़क पर अचानक टैटू वाले हैवी हिटर्स सामने आ जाते हैं। उनमें से एक बदमाश ग्रिन के साथ घूरते हुए पूछता है तुम ही हो ना जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं? युगजी घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो उन्हें जानते हैं, लेकिन एमसी पूरी तरह काम रहता है। डरा हुआ युगजी पीछे हटने लगता है, कहता है पंगा मत लो, पर लीडर उसे चिढ़ाते हुए बुलाता है पिछली बार तो तुझ पर हमने रहम किया था। एमसी ठंडी नजरों से पूछता है तो तुम ही थे जिन्होंने मेरे दोस्त को पहले चोट पहुंचाई थी? वो आदमी घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और हाथ जोड़कर लड़ाई शुरू न करने की भीख मांगने लगता है। वो ब्रूट फिर धमकी देता है सड़क पर जब भी दिखा हर बार तोड़ूंगा, तैयार रहना। तीनों बुलीज दोनों दोस्तों को नफरत भरी नजरों से घूरते हैं, वही झगड़ा शुरू करने को तैयार। लेकिन लीडर चीत जाता है और अचानक तोजो के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड भी नहीं लगता। एमसी पलटकर ऐसा खूंखार पंच मारता है कि सामने वाला उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ब्रूट वही ढेर हो जाता है, पूरी तरह स्टंट। उसका चेहरा बिगड़ चुका होता है, लाल लिक्विड से सना हुआ। बाकी दोनों गूंस अपने बॉस की तरफ भागते हैं और तोजो को गालियां देते हैं। साले, पलट कर मारा,
एमसी चुपचाप अपनी शर्ट खोलता है। उसकी चेस्ट पर लड़ाइयों के निशान भरे पड़े होते हैं। बुलीज एक पल के लिए चुप हो जाते हैं उसकी बॉडी और एटीट्यूड देखकर। लीडर गुस्से से चिल्लाता है, पूरा दम लगाकर इसे खत्म कर दो। दोनों हैवी हिटर्स एक साथ एमसी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तोजो के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो। फाइट शुरू होती है। दोनों गूंस पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन एमसी आराम से डॉज करता है और एक के मुंह पर जबरदस्त पंच जड़ देता है। वो जमीन पर गिरते ही तोजो उस पर बिना रहम किए लगातार पंचेस बरसाता है। फिर वो दूसरे गून की तरफ मुड़ता है, आंखों में फोकस और ठंडक। दूसरा बुली पंच मारता है। एमसी आसानी से ब्लॉक करता है, उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, पूरी तरह इमोबिलाइज। फिर एक जबरदस्त नी स्ट्राइक। ब्रूट के मुंह से लाल लिक्विड उछल पड़ता है। लीडर जमीन पर बैठा सब देखता रह जाता है, शॉक में फ्रोजन। डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो कॉलर से पकड़ता है, बीट डाउन जारी रखने को तैयार। बिना सोचे एक और तगड़ा पंच उसके चेहरे पर मार देता है। तभी युगजी उसे रोक लेता है। बस कर, हमारी जिंदगी अब स्टेबल हो चुकी है। तोजो उसे छोड़ देता है और ठंडे लहजे में चेतावनी देता है, आज छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं। गून अपने बॉस को उठाता है। एमसी पलट कर जाने लगता है। पीछे से धमकी आती है, हमें तेरा एड्रेस पता है। तोजो बिना रुके बोलता है, कभी भी आ जाना। युगजी बताता है कि उनका बॉस कुरोसन है, पूरा इलाका उसी के कंट्रोल में है, बेहद खतरनाक। एमसी दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है उसे शांत करने के लिए। हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्यों ना उसी बॉस को गिरा दे और सब अपने कंट्रोल में ले ले। युगजी सन्न रह जाता है। उसे लगता है तोजो अब बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। वो घबरा कर कहता है, वो ढेर सारे गूंस लेकर आएंगे। सीन शिफ्ट होता है। शहर के एक दूर दराज थोड़े गरीब से इलाके में एक हैवी हिटर पॉप्सिकल चूस रहा है। दूसरा फेंस के पास खड़ा सिगरेट पी रहा है। तोजो दूर से देखता है और कहता है, ये फाइट में ज्यादा काम के नहीं लगते। युगजी भरोसे से जवाब देता है, लड़े या न लड़े, लेकिन ट्रस्ट के आदमी है। सिगरेट पीता हुआ आदमी पूछता है, किससे भिड़ने वाले हो? युगजी मुट्ठी भींचकर सीरियस आवाज में कहता है, कुरोसन से। नाम सुनते ही दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं, पूरी तरह शौक और डर। तोजो कहता है, इन्हीं लोगों ने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई थी, मैं सबका हिसाब बराबर करूंगा। स्मोकर हंस देता है, डर नहीं लगता, उस बास्टर्ड को मैं भी कब से खत्म करना चाहता हूं। हैवी हिटर हामी भरता है और बोलता है कि वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा था, एक्शन में कूदने के लिए। एमसी थोड़ा इम्प्रेस्ड होकर कहता है, सोचा नहीं था तुम लोगों में इतना दम होगा। फिर वो साफ बोल देता है, सिर्फ हिम्मत से लड़ाई नहीं जीती जाती, छोटा ग्रुप अगर जीतना चाहता है तो प्लान चाहिए। इतना कहकर वो अपनी कंपनी की तरफ इशारा करता है, यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी जगह से गेम पलटेगा। कुछ देर बाद एक सुनसान और अंधेरे इलाके में सफेद वैन तेजी से आकर रुकती है। अंदर से कुरोसन के कई गूंस निकलते हैं, हाथों में बैट्स, पूरा दंगा करने के मूड में। फिर खुद कुरोसन उतरता है और पूछता है, यही मीटिंग स्पॉट ना? एक गून कंफर्म करता है, हाँ बॉस, पूरे दिन नजर रखी थी, अंदर ही है। बॉस अपने आदमी से पूछता है, कितने लोग हैं सामने? ब्लॉन्ड बुली बोलता है, 5 है, और जिसने मुझे पीटा था वो पागल एक्सकॉन है। बॉस हंस देता है, एक्सकॉन? मैं भी जेल देख चुका हूं। फिर ऑर्डर देता है, जल्दी खत्म करो इन्हें। अंदर से तोजो खिड़की के पास खड़ा देख रहा होता है। दुश्मनों की स्क्वाड अटैक के लिए रोल अप कर रही होती है, उसके एलाइज भी वही होते हैं, सब रेडी, टेंस और फोकस्ड। तभी एक नया एलाई बुकशेल्फ के ऊपर से झांकता है और तोजो को ग्रिन देता है। अगले ही पल एक ब्रूट पूरी ताकत से डोर को लात मारकर तोड़ देता है। एनिमी गैंग अंदर घुसती है और देखती है तोजो की टीम बीच रूम में उनका इंतजार कर रही है। कुरोसन सीधा एमसी को घूरता है, तू ही है ना जिसने मेरे लड़कों का काम तमाम किया? तोजो ठंडी और गंभीर आवाज में बिना रुके जवाब देता है, हाँ वही हूं। बॉस कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चिल्लाता है, पूरा दम लगा दो, और गुस्से में ऑर्डर देता है, इसे पकड़ो अभी। लकड़ी के बैट्स लेकर गूंज झपटते हैं, लेकिन तभी बुकशेल्फ के ऊपर से पाउडर की पूरी बाल्टी उड़ती है। हवा में पाउडर फैल जाता है। गूंज पूरी तरह ब्लाइंड और डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। बॉस गुस्से से चिल्लाता है, उसे मारो। गंदी चाल है ये। एक ब्रूट शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाला एलाय पहले से रेडी होता है। एक जबरदस्त किक, दुश्मन का मुंह चकनाचूर, बॉडी उड़ती हुई दूर गिरती है और बाकी गूंज के लिए क्योस तैयार। फिर ऊपर से पानी की दूसरी बाल्टी गिरती है। लाइम से रिएक्ट होते ही जमीन पर पड़े गूंज दर्द से चीखने लगते हैं। बॉस तिल मिलाकर चिल्लाता है, डरपोक हो तुम लोग, चीप ट्रिक्स। लड़ाई और भड़क जाती है।
इसी बीच तोजो एक गूंद से बैट छीन लेता है, पूरी ताकत से उसका हाथ मरोड़ देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। ब्लॉन्ड बुल्ली चिल्लाता है, ये फेयर नहीं है, बहुत गंदा तरीका है। तोजो ठंडे लहजे में जवाब देता है, आई फॉर एन आई, फेमस रूल है। एक पल भी वेस्ट नहीं करता, सीधे दौड़ता है और ब्लॉन्ड गाय की चेस्ट पर सटीक जानलेवा किक मारता है। वो वही ढेर। कुछ ही पलों में सारे गूंस जमीन पर पड़े होते हैं। रूम में सिर्फ तोजो खड़ा होता है। गुस्से से पागल कुरोसन चिल्लाता है, मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा। तोजो अपनी शर्ट फाड़ देता है। तो अब यही, अभी फाइनल शोडाउन। बॉस उसे ब्रेव कहता है और मान जाता है। मैन टू मैन, यही फैसला होगा। वो भी अपनी शर्ट फाड़ता है। मजबूत चेस्ट पर फैला हुआ एक विशाल टैटू नजर आता है। दोनों कमरे के बीचों बीच एक दूसरे को घूरते हैं। सांसें भारी, माहौल सन्ना। बिना एक सेकंड गवाए कुरोसन झपटता है और तोजो के चेहरे पर जबरदस्त पंच चढ़ देता है। वार इतना भारी होता है कि एमसी पीछे उड़ता है और जमीन पर जोर से आकर गिरता है। लेकिन गिरने से ठीक पहले तोजो दुश्मन की बाह पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ नीचे घसीट लेता है। दोनों जमीन पर आ गिरते हैं और वही लौटते हुए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, पूरी ताकत से वार पर वार। धीरे धीरे एमसी डिसएडवांटेज में आ जाता है। बॉस उसे पीछे से जकड़कर टाइट रियर नेकेड चोक में फंसा लेता है। ब्रूट पूरी ताकत से दबाव डालता है और तोजो की सांसें उखड़ने लगती है। यूजी चिल्लाता है, कोई बीच में नहीं आएगा, ये लड़ाई उसी की है। अमानो भी समझ जाती है, अगर तोजो को ये इलाका चलाना है तो ये जीत उसे अकेले ही हासिल करनी होगी। बॉस गुस्से में दहाड़ता है, सबको नर्क भेजूंगा, और चोक होल्ड और कस देता है। एमसी दर्द से दांत पीसता है। ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। नजरें धुंधली पड़ने लगती हैं। उसी पल उसे अपने दोस्त याद आते हैं, यूजी, अमानो, जिन्होंने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। दिमाग में आवाज गूंजती है, फाइनल बैटल है, बैकअप बुला ले। ब्रूट उसे चिढ़ाता है, श्रिम्प, तू मुझे सपने में भी नहीं हरा सकता। अचानक एमसी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटकता है। एक झटके में चोक तोड़ देता है। दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। कमरे के बीच आमने सामने। तोजो बिना रुके चार्ज करता है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ पंचेस सीधे दुश्मन के चेहरे पर। बॉस सन्न रह जाता है, स्पीड और पाव से पूरी तरह शॉक्ड। बॉस ताना मारता है, बस इतनी ही ताकत है। एमसी गुस्से से पूरी ताकत से पंच मारता है और सीधा जोरदार हेडबट उसके मुंह पर जड़ देता है। दर्द भरी मुस्कान के साथ बॉस गरजता है, देखते हैं कौन पहले टूटता है। अगले ही पल दोनों बीच कमरे में लगातार ब्रूटल हेडबट्स एक्सचेंज करने लगते हैं। तो जो दुश्मन का सिर पकड़कर पूरी ताकत से हमला करता है। हर टक्कर के साथ लाल लिक्विड हवा में उड़ता है। दोनों के चेहरे पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। जमीन पर पड़े गूंस बुदबुदाते हैं। बॉस पास आउट हो गया क्या? तो जो एक कदम पीछे हटता है। बॉस मुश्किल से खड़ा रह पाता है। विक्ट्री की नजर से एमसी उसे घूरता है। ब्रूट घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। एमसी के दोस्त शॉक में हैं। अब समझ आता है कि तोजो कितना बदल चुका है, कितना ताकतवर हो गया है। जमीन पर पड़े बॉस अपने आदमियों को चिल्लाकर आदेश देता है, खड़े क्या हो, सब एक साथ टूट पड़ो। लेकिन एमसी के दोस्त आगे बढ़ता है और ठंडे लहजे में बोलता है, मेरे रहते तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अमानो चिल्लाती है, बस खत्म हो चुका है। बॉस दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता है, थका हारा, आधा बेहोश। तो जो जीत की नजर से कहता है, तू हार गया, हिसाब बराबर हुआ। फिर मुड़कर ठंडी आवाज में जोड़ता है, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त युगजी के साथ जो किया उसकी कीमत अभी बाकी है। एक पल की भी देरी नहीं। एमसी पूरी ताकत से बॉस के चेहरे पर किक मारता है। ब्रूट पूरी तरह लाइट्स आउट, जमीन पर गिरता है, पूरी तरह डिफीटेड, चेहरा कुचला हुआ, दर्द और गुस्से में कराहता हुआ। ब्लॉन्ड गूंज चिल्लाता है, मैंने कॉप्स में अपने कजिन को कॉल कर दिया है, कोई नहीं भाग पाएगा। एमसी जरा भी नहीं हिलता, शांत आवाज में कहता है, ठीक है, कॉप्स का इंतजार करेंगे। एक एलाई घबरा जाता है, हमें भागना चाहिए, अभी पकड़े जाएंगे। तो जो जमीन से अपनी शर्ट उठाता है, आसानी से पहनते हुए, रिलैक्स, वो कहता है, कोई अरेस्ट नहीं होगा, हम यही रुकेंगे। स्मोकर अब भी घबराया हुआ है, भाई हम पूरी तरह फंस सकते हैं। लेकिन यूजी उसे शांत करता है, सब ठीक है, उस पर भरोसा रख। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजती है। कॉप्स आखिरकार उस केओस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है? जमीन पर पड़े सारे ब्रूट्स को देखकर ब्लॉन्ड गाय तुरंत उंगली उठाकर तोजो की तरफ इशारा करता है, इसी ने शुरू किया सब। कॉप एमसी को घूरता है और तंज में बोलता है, हिम्मत तो है तेरे में, अपने ही कजिन को कूट दिया। तभी तोजो को पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है। यही वजह थी बॉस की इतनी अकड़ की। ऑफिसर ठंडे लहजे में कहता है,
अब बहुत देर हो चुकी है। जेल में बैठकर अपनी बेवकूफी पर सोचने के लिए पूरी जिंदगी मिलेगी। एमसी उसे बर्फीली नजर से देखता है। सच में? इतनी अथॉरिटी है तुम्हारे पास? कॉप स्मर्क करता है। इस इलाके में मैं ही कानून हूँ, जो चाहूं कर सकता हूँ। ब्लॉन्ड गाय अपने कजिन से कहता है, सेल में डालने से पहले मुझे एक पंच मारने दे। ऑफिसर शैतानी मुस्कान के साथ मान जाता है और बाकी कॉप्स को ऑर्डर देता है, सबको अरेस्ट करो। कॉप्स बैटन निकालकर आगे बढ़ते हैं। तभी एमसी अपना फोन निकालता है। एक कॉल करने दूंगे? कॉप जोर से हंसता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरी अथॉरिटी के खिलाफ जा सके। तो जो शांति से बोलता है, 5 मिनट में तुम घुटनों पर माफी मांगोगे। ब्लॉन्ड गाय चिढ़कर कहता है, तुझे पता भी है कॉप और चीफ तनाका का कनेक्शन क्या है? फिर घमंड से जोड़ता है, ये चीफ का नेफ्यू है और उसके ऊपर है मंगीरो। एमसी मन ही मन मुस्कुराता है। उन्हें नहीं पता कि मंगीरो तो वो पहले ही निपटा चुका है। ऑफिसर ताना मारता है, कॉल कर ले, देखते हैं कौन घुटनों पर आता है। तो जो नंबर डायल करता है। कॉप और उसका कजिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे घूरते रहते हैं। फोन पर एमसी अहम से बोलता है, बॉस तक मैसेज पहुंचा दो। मन में सोचता है, चलो आज देख लेते हैं गोड़ा सच में रिलायबल है या नहीं।